हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज जो हम एनीमे आपके लिए लेकर आ चुके हैं, इसे देखकर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि आज का ये जो इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय जो एनीमे हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हमें दिखाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से हमारा मेन लीड जो है वो राक्षसों का मुकाबला करता है और जंग के मैदान के अंदर उनकी छुट्टी कर देता है। सो गाइज, एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें मॉडर्न एरा दिखाया जाता है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक जो बंदा होता है जिसका नाम जियान युआन क्याओ था, वो फाइट कर रहा होता है डीमंस से। और डीमंस भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डीमन नज़र आ रहे थे। स्काई के अंदर से एक काफ़ी बड़ा सा पोर्टल ओपन हुआ था, जिसके अंदर से काफ़ी सारी थंडर आसपास फैल रही होती है और उसके अंदर से ढेर सारी इविल स्पिरिट भी स्काई की तरफ से नीचे को आ रही होती हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारी के सारी इविल स्पिरिट बहुत ख़तरनाक तरीके से मिस्टर जियांग की तरफ को बढ़ रही थी। मिस्टर जियांग की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि उनके पास बस एक सोर्ड ही होती है, लेकिन फिर भी जब थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट उनकी तरफ को आगे बढ़ती हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ उनके फोरहेड के ऊपर एक सिंबल अपीयर होता है, जिसके बाद उनकी आइज के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग निकलती है। साथ ही हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि उनके हाथ में जो सोर्ड थी वो भी ग्लो करने लग जाती है। उसके बाद वो ढेर सारे स्लैश अटैक करते हैं इन इविल स्पिरिट्स की तरफ, और एक ही बार में वो काफ़ी सारी इविल स्पिरिट को मार देते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और फिर मिस्टर जियांग एक बार फिर से अपने मेन टारगेट को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो ये कह रहे थे कि उसने फाइनली मुझे ढूंढ ही लिया है, उसने यहाँ पर मेरी लोकेशन का पता लगा लिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्काई के अंदर से अब एक बार फिर से ढेर सारी इविल स्पिरिट आ रही होती हैं। पूरी सिटी का सीन ही हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हर तरफ ही बहुत ही ज़्यादा वेदर ख़राब था। साथ ही लाइटनिंग चारों ही तरफ फैल रही होती है। उस एक स्पेसिफिक पोर्टल्स के अंदर से लगातार स्पिरिट्स का आना जारी था और वो स्पिरिट मिस्टर जियांग की तरफ को बढ़ रही थी। मिस्टर जियांग भी इन स्पिरिट्स को देख रहे होते हैं। साथ ही वो अब अपनी सोर्ड को लेकर रेडी हो जाते और बहुत ही तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। वो लाइटनिंग लाइक स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे होते हैं, वैसे ही वो सारी स्पिरिट्स को ख़त्म भी करते जा रहे थे। जिसके बाद मिस्टर जियांग वहाँ से हट जाते हैं और फिर एक बार फिर से सिटी का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक राक्षस दिखाया जाता है, जिसकी आइज़ के अंदर से काफ़ी लाइटिंग निकल रही होती है। और वो मिस्टर जियांग से ये कह रहा था कि अच्छा ही होगा कि तुम वो सन टोटेम मेरे हवाले कर दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तभी तुम मुझसे बच पाओगे। जिसके बाद हमें वो ख़तरनाक सा जाइंट डीमन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था और यहाँ पर स्काई के अंदर से वो यहाँ सिटी में अपीयर हो गया था। लेकिन मिस्टर जियांग कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे जैसे शख्स को मैं ये चीज़ दे सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो तुम इसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर यहाँ पर इस दानव की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। वो दानव भी यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी आइज़ के अंदर से ढेर सारी लाइट निकल रही थी और वो ये कहने लगा था कि ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ। उसकी आइज़ के अंदर से ढेर सारी स्पिरिट्स निकलने लगी थी और उसके फेस के अंदर से भी स्पिरिट्स निकल रही होती हैं। तो इसके बाद हमें मेन चीज़ ये पता चलती है कि वो जो क्लाउड के अंदर से स्पिरिट्स आ रही थी, वो किसी टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू यहाँ पर नहीं आ रही हैं। वो आ रही है इस दानव के अंदर से ही, जिसने हजारों साल से अपने अंदर इन ढेर सारी स्पिरिट्स को जमा कर रखा है। तभी मिस्टर जियांग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि कल्टीवेशन के रास्ते के अंदर डरने वालों का कोई काम ही नहीं। तभी वो अपनी सोर्ड लेते हैं, जिसको वो यहाँ पर एक सर्कल के अंदर घुमा देते हैं और अब वो होली सर्कल रूप ले लेता है एक डिवाइन फॉर्मेशन का। साथ ही उनके दूसरे हाथ के अंदर कुछ डिवाइन पावर थी, जिसके बाद वो अपने हैंड साइंस को बनाते हैं।
जैसे ही वो हैंड साइंस धीरे धीरे करके कंप्लीट होते हैं तभी वो फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और मिस्टर जियांग जो थे वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि इस दानव को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सिटी का हाल भी बहुत ही ज़्यादा बुरा कर सकता है। उनके फोरहेड के ऊपर जो सिंबल था वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस होली फॉर्मेशन के अंदर से एक डिवाइन फीनिक्स बाहर निकल कर आता है, जो कि एक फायर फीनिक्स था और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी वो होता है। वो फीनिक्स चिल्लाने लगा था और अब आगे बढ़ता है, लेकिन वो ढेर सारी स्पिरिट्स जो कि दानव द्वारा आगे बढ़ रही थी वो आकर उस फीनिक्स को हर्ट भी कर रही होती हैं। लेकिन ये फीनिक्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि लगातार इन सारी इविल स्पिरिट्स को ख़त्म करते हुए इस राक्षस की तरफ को बढ़ने लग जाता है, वो भी बिना डरे। तभी राक्षस को देखते हैं जिसका हाथ अब बाहर की तरफ को आ गया था और वो उससे ही पंच करता है इस फीनिक्स को, जिसके बाद वो फीनिक्स थोड़ा पीछे हट जाता है और अब लगातार दानव की तरफ को ही वो चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे करके उसके जो डिवाइन फेदर्स होते हैं वो राक्षस की तरफ को ही घूमने लगे थे एक सर्कल की तरह। तभी मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कि थोड़ा दूर हटे हुए थे, लेकिन अभी भी उनकी होली सोर्ड जो होती है वो वहां पर शाइन कर रही थी। वो एक जंप लगाते हैं और स्काई के अंदर से तुरंत ही जंप लगाते हुए वो बढ़ जाते हैं इस दानव की तरफ और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करते हैं उसके शोल्डर के ऊपर, जिसके बाद वो राक्षस दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी मिस्टर जियांग भी थोड़ा पीछे हट चुके थे, क्योंकि जो डिवाइन फिनिक्स था उसने काफ़ी बुरे तरीके से उसे पीछे फेंक दिया होता है। मिस्टर जियांग भी एक बिल्डिंग के ऊपर आके रुकते हैं और वो अब ये देखने लगे थे कि आखिर इस बंदे का हाल अब क्या होने वाला है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़े हुए थे और इस राक्षस को देख रहे होते हैं। मिस्टर जियांग तभी अपनी नीज पर बैठ जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड आने लगा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन लीड जो कि अपने रूम के अंदर था अभी तक, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चला था, लेकिन अब उसे पता चल जाता है। वो अपने सामने अपने डैड को देखता है और कह रहा था कि ओल्ड मैन आपको क्या हो गया है, और उसके बाद उसकी नज़रें जाती हैं आसमान की तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। इस दानव को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था मिस्टर जियांग की वजह से, तो अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अपनी पावर को इकट्ठा करके फेंकता है इन लोगों की तरफ को, जिसके बाद ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीम लाइट की तरह आगे बढ़ रही थी और ये पिलर लाइक लाइटनिंग आगे बढ़ते हुए मिस्टर जियांग को ही हिट करने वाली होती है। लेकिन तभी जियांग हाओ वहाँ आ जाता है जो कि अपने फादर को तुरंत ही वहाँ से हटा देता है, लेकिन इस बीम लाइक लाइटनिंग का शिकार वो खुद बन गया था और अपने फादर को बचाने की वजह से अब ये लाइट उसको अफेक्ट कर रही होती है। मिस्टर जियांग ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थे और उन्हें अपने बेटे के लिए बुरा लग रहा होता है। तभी इस लाइटनिंग को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से जियांग हाओ चिल्लाने लग जाता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि हाओ आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अराउंड एक शील्ड बनाने लग जाते हैं, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं देर हो चुकी थी। हाओ भी इससे अफेक्ट हो रहा होता है और वो अब चिल्लाने लग जाता है और साथ ही उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट भी पड़ रहा था। हाओ की जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव असर इस पावर का पड़ रहा होता है, लेकिन अब वो बेचारा क्या ही कर सकता है। तभी उसके फादर की जो डिवाइन पावर थी वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर जाकर समाने लग जाती हैं और तभी हमारे जियांग हाओ की डिवाइन ब्लड लाइन अवेकनिंग होती है, जिसके बाद वो मुस्कुराने लग जाता है और फिर अपने फादर की सोर्ड को उठाता है। तभी वो उस सोर्ड को उठाकर इस दानव के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करके एक ही बार से इसके हाथ को काट डालता है, जिससे कि यहाँ पर हमें हमारे हीरो की पावर का अंदाज़ा भी लगता है। साथ ही यहाँ पर दानव को अब गुस्सा आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जियांग युआन कियांग जो थे वो अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे इस दानव का, लेकिन जैसे ही जियांग हाओ मैदान में आया उसने मैदान में आते ही इस दानव का हाथ ही काट डाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जियांग हाओ शर्टलेस वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसकी डिवाइन ब्लड अवेकनिंग हो चुकी होती है। वो काफ़ी गुस्से से इस राक्षस को देख रहा था और कह रहा होता है कि मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना।
तभी राक्षस उससे कहता है कि इग्नोरेंट ब्रेट, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हेवन के वे को डिनाई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज तुम्हें यहाँ से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। जिसके बाद वो अपने डार्क ऑरा को आसपास फैलाने लग जाता है क्योंकि उसकी शक्ति वही थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना हीरो जो था उसके पास में काफ़ी सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा शानदार से विंग्स आ जाते हैं और वो उन विंग्स को लेकर अब फ्लाई करने लगा था आसमान की तरफ और कह रहा होता है कि तुम अपने आप को हेवन के वे के बारे में कैसे बता सकते हो? आखिर तुम अपने आप को उससे कनेक्ट भी कैसे कर रहे हो? और आगे बढ़ते हुए इस राक्षस के दूसरे हाथ को भी काट डालता है। जिसके बाद ये राक्षस अब और भी ज़्यादा गुस्सा था और वो चिल्लाने लगा होता है। लेकिन चिल्लाने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि अब तो अपने हीरो ने इसका आधा काम तमाम कर दिया है। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को लेता है, उसको काफ़ी शानदार तरीके से पकड़ता है और उस सोर्ड को पकड़ने के बाद वो उसके अंदर की डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पावर के साथ लथपथ करके अब एक बार फिर से इस दानव का खेल ख़त्म करने वाला था। वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है। जिसके बाद हमें एक वाइट डिवाइन टाइगर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है इस राक्षस को ख़त्म करने के लिए। वो जाके तुरंत ही इस राक्षस को बाइट करने लग जाता है। जिसके बाद इस राक्षस का खेल ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका था। सिटी का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पर तो अब इस राक्षस की काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अजीब सी एनर्जी फैल चुकी होती है सारी तरफ। जिसे देखने के बाद मिस्टर जियांग तो कह रहे होते हैं कि क्या ये ब्लड लाइन अवेकनिंग थी? जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं अपने बेटे की इस पावर को देखकर, क्योंकि इससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेटे जियांग हाओ के पास में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की पावर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकता है। जिसके बाद जियांग को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था इन सारी चीज़ों से। धीरे धीरे करके वो अपने होश में ही नहीं रहता बल्कि अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर पड़ता है। जिसके बाद उसके फादर काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ को आते हैं और साथ ही वो अपने बेटे जियांग को होल्ड करके वापस से लेकर चले जाते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ को ही। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिटी के अंदर जो ईविल ऑरा आसपास फैल रहा था, अब ये ऑरा एक बार फिर से गैदर होने लग जाता है। सिर्फ गैदर ही नहीं होता बल्कि हमें दिखाया जाता है कि ऑरा इकट्ठा होकर वापस से उस राक्षस का रूप लेने लग जाता है। मिस्टर जियांग ने अपने बेटे जियांग हाओ को वहीं बैठा दिया था और साथ ही उनको लगता है कि बस अब वक्त आ चुका है। वो इस वक्त को अपना आखिरी वक्त समझ रहे थे अपने बेटे के साथ और उन्हें ये फीलिंग भी आ चुकी होती है कि अब वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि डिज़ास्टर का मोमेंट उनके सामने खड़ा ही है। तभी वो अपने पास में रखी हुई एक बुक निकालते हैं जिसे वो जियांग के पास रख देते हैं। वो बुक देखने में एक एंशिएंट बुक जैसी लग रही थी जिसे काफ़ी सालों से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जियांग की नज़र भी उस बुक के ऊपर ही होती है। तभी वो अपने फादर को भी देखने लग जाता और कह रहा था कि ओल्ड मैन। जिसके बाद यहाँ पर वो पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है फादर। तभी यहाँ पर उसके फादर जो थे वो ऊपर की तरफ को देखने लग जाते हैं जहाँ पर ईविल एनर्जी सारे ही सोर्सेज को इकट्ठा करके एक बार फिर से गैदर हो रही थी। तभी मिस्टर जियांग अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ तक ही प्रोटेक्ट कर सकता था, इसके आगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तभी जियांग काफ़ी हताश होता है और कह रहा था कि ओल्ड मैन ऐसा ना कहें। तभी वो डीमन जियांग हाउस से काफ़ी गुस्सा हो चुका था और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरीके से ख़त्म करने की। जियांग युआन क्याओ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और आज वो यहाँ पर उसको अपने साथ लेके जाने के लिए पूरे तरीके से रेडी था और कह रहा होता है कि अपनी डेथ को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। स्काई के अंदर से एक हैंड बाहर निकल रहा होता है जो कि मिस्टर जियांग युआन क्याओ को पकड़ने के लिए आगे आ रहा था। तभी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेजियसली खुद ही वहाँ पर उसकी तरफ को आगे बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो हो सकता था कि ये डीमन ये राक्षस आगे बढ़ के मिस्टर जियांग हाओ के बेटे को भी हार्म करे। इसलिए वो खुद ही अपनी मौत के मुंह में चले जाते हैं। जियांग भी सब कुछ देख रहा था कि उसके फादर आखिर कहाँ जा रहे हैं उसे छोड़कर, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। तभी उसके फादर भी उसकी तरफ को एक बार फिर से पलट कर देखते हैं
और साथ ही अब वो आगे बढ़ते हैं उस राक्षस की तरफ को, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, उनका वक्त आ चुका है। तभी वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि आज मैं हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस करूँगा। तभी वो एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं, जिसके बाद वो फॉर्मेशन आसपास ऐसे ही घूम रही थी उस ईविल बंदे के पास, और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी होती जा रही होती है, जिससे कि यहाँ पर ये जो मॉडर्न सिटी है उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँची। शायद इसीलिए ही उन्होंने वो फॉर्मेशन बनाई थी, और साथ ही वो इसको सप्रेस भी करने की कोशिश कर रहे थे। जियांग हाओ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के खड़ा भी हो सके। तभी वो नोटिस करता है कि उसके फादर जाके उस ईविल के हैंड के अंदर ही समा गए हैं, और अब यहाँ से वो जा रहे थे। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि जियांग हाओ, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना, तभी तुम यहाँ से राइज़ कर पाओगी। अगर तुम एक सन हो तो तुम्हें राइज़ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ईविल हैंड उन्हें अपने साथ ही कहीं लेकर चला जाता है बादलों के अंदर। जिसके बाद जियांग हाओ पलट कर देखता है तो बस वो बुक उसके फादर की जो थी वो वहीं रह जाती है। तभी वो उस बुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। उसके दिल में बहुत ही नफ़रत भी आ चुकी थी इन ईविल्स के लिए। अब ये सीन गाइस यहीं पर कट हो जाता है, और उसके बाद डायरेक्ट हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग हाओ अपने घर के अंदर था और वो पिछले 1 साल से काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ों को स्टडी कर रहा है, क्योंकि उसे एंशिएंट एरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब वो बहुत सारी बुक्स वगैरह भी पढ़ चुका है, और ढेर सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी भी मिली है, जिसके चलते अब वो यहाँ पर अपने फादर के बारे में ही सोच कर कहता है कि आखिर आप कहाँ चले गए हो। जिसके बाद वो एक बुक भी पढ़ने लग जाता है, जिसके अंदर ढेर सारे कुछ बीस्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, और वो इन बीस्ट को देख रहा होता है और कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या फादर, आपने मेरे लिए बस ये एक बुक ही छोड़ी है। तभी कोई तो डोर पे नॉक करता और कह रहा था कि मिस्टर जियांग हाओ, आपका पार्सल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग उस पार्सल को ले लेता है, और फिर वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर जिसके अंदर एक लेटर था, और उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें अपने फादर को ढूंढना है तो फिर इस बोन की का इस्तेमाल करो। जिसके बाद जियांग बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता, उस बोन की को उठा लेता और कह रहा था कि ये तो कुछ सन की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। तभी यहाँ पर वो अब एक बुक को उठाकर वापस से देखने लगा था और कह रहा होता है कि इसके अंदर तो किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं है, और ना ही मुझे ये समझ आ रहा है कि आखिर ये है क्या। लेकिन तभी वो उस पेज को पलट देता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारा एंशिएंट टेक्स्ट बाहर निकल के आने लगा था। वो उसके हाथों के अराउंड आ जाता है, और वो जो की थी उसके अंदर जो सन का सिंबल बना हुआ होता है वो उसके फोरहेड के अंदर जाके इंजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद जियांग हाओ जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने आप को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, बट अल्टीमेटली वो जाके उस बुक के अंदर ही समाया जाता है। जिसके बाद हमें वेस्ट वाइल्डनेस का सीन दिखाया जाता है, और हमें देखने के लिए मिलती है एक ट्राइब जो कि अपने यहाँ पर एक सेरेमनी करने जा रही होती है। ये ट्राइब एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी ट्राइब है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद थे जो कि इस सेरेमनी को स्टार्ट करने वाले थे। तभी वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम युए यिंग था, और युए यिंग जो होती है उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही नज़र आ रहा था वो शायद से इस ट्राइब की होने वाली सेरेमनी के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमें एक बीस्ट भी यहाँ दिखाया जाता है। ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि प्लीज़ गॉड हमारे किंगलैंड ट्राइब के ऊपर अपनी फॉर्च्यून की बरसात करें। सारे के सारे लोग इस लड़की को ही देख रहे थे जो कि खड़ी थी। असल में ये लड़की जाके शायद से इस वाटर के अंदर कूदने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग जो कि अभी फ़िलहाल गॉड के फॉर्च्यून का इंतज़ार कर रहे थे, उनमें से एक लड़की नोटिस करती है कि स्काई की तरफ से तो कोई चीज़ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए लोगों की तरफ ही आ रही है। तभी वो सारे के सारे किक करके वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो ये ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि जो डाइटी है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, तुम यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकते। तभी वो लड़की उदास होती है और वो लड़की नोटिस करती है कि असल में जो फायर जैसी चीज़ आगे बढ़ रही है वो यहाँ पर एक ह्यूमन है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों ही तरफ काफ़ी तबाही होती है क्योंकि काफ़ी तेज़ी से अपना हीरो यहाँ पर आके गिरा था। और उसके बाद वो यहाँ से उठ के कहने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ, मेरे सर पे थोड़ी चोट लग चुकी है। जिसके बाद वो आसपास देखता है तो उसे यहाँ पर अपनी युए यिंग दिखती है जो कि ये नोटिस कर रही थी कि इसके फोरहेड के अंदर कोई तो पावर है। लेकिन इतनी देर में तबाही की वजह से वो बीस्ट आज़ाद हो जाता है और वो बीस्ट आगे बढ़ता है। उसका हॉर्न यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करते हुए चमक रहा था और वो बीस्ट गुस्सा करते हुए इन लोगों को ही हर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि बीस्ट को काफ़ी वक्त से इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। तो अब जब वो
आज़ाद हो गया है तो इन लोगों से अपना बदला तो ज़रूर से ही लेगा ना। तो तभी यहाँ पर वो इन दोनों की तरफ को अटैक करता है, अपने हॉर्न की पावर को काफ़ी तेज़ी के साथ फेंक कर मारता है, लेकिन जियांग ने वक्त रहते लड़की को पीछे फेंक दिया था, जिसके बाद अब वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है एक काफ़ी करेजियस हीरो की तरह। जहाँ पर लड़की के सामने ये बीस्ट चिल्ला रहा था तो वो घबरा रही होती है, उसे देखकर शॉक्ड हो चुकी थी और साथ ही उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन जियांग काफ़ी शानदार तरीके से एक सोर्ड को लेता है और फिर तुरंत ही जाके बीस्ट को हिट कर देता है, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं बनता। तो वो एक बार फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसकी सोर्ड ही टूट चुकी थी। जियांग हैरान था और कह रहा था कि ये जाइंट थिंग तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद वो आगे भागने लगता है, लेकिन तभी आगे से देखता है कि यहाँ तो फिर खाई ही है उसके लिए, आखिर वो कहाँ जाएगा। तभी बीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन तभी जियांग कहने लगा था कि ओल्ड मैन, तुमने मुझे सिखाया चीज़ों का सामना करना। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ में बीस्ट को देखने लगता है। तभी यहाँ पर उसके फोरहेड के अंदर जो सिंबल था वो एक बार फिर से अपीयर होता है, उसके अंदर से काफ़ी लाइटनिंग निकलती है और वो लाइटनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बीस्ट के 2 टुकड़े ही कर डालती है और वो बीस्ट वहाँ से ऑन द स्पॉट ही गायब हो गया था। और उसके बाद जियांग भी वहीं बेहोश हो जाता है। तभी ट्राइब के सारे लोग देखने लगे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो वो ओल्ड मैन वहाँ आ जाता है और अब देखने लगा था जियांग को और कह रहा होता है कि माउंटेन की डाइटी ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि ये जो अनोनिमस पर्सन है ये हमारे लिए डिज़ास्टर ला सकता है, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट सुबह के वक्त में इसको सेक्रीफाइस करना होगा, तभी यहाँ पर हम लोग बच सकते हैं। तभी यूए यिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थी और फिलहाल यहाँ पर अब जियांग को ही देख रही होती है, क्योंकि मुश्किल के वक्त में जियांग ने ही तो उसकी जान बचाई है। सो गाइज, जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हाओ बेहोश पड़ा हुआ था। धीरे धीरे करके उसकी आंखें खुलती हैं तो वो नोटिस करता है कि वो तो एक केज के अंदर मौजूद है, जिसके साथ ही यहाँ पर यांग याओ भी मौजूद थी, जो कि कह रही थी कि तुम आखिर कहाँ से आए हो और हमारी किंगलैंड ट्राइब के अंदर तुम्हारा आने का क्या मकसद है। तभी यहाँ पर हाउस से पूछने लग जाता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर लॉक करके क्यों रखा हुआ है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जैसे ही उसने उस वुड को टच किया तो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी जाके उसकी बॉडी के अंदर हिट हो रही थी और आसपास भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हिट हो रही होती है उस केज के साथ में। जिसके बाद अपने हाउ को काफ़ी गुस्सा आता और वो यहाँ पर गुस्से में किक मारने लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चोट तो उसको ही लगती है। तभी वो यहाँ पर मिस यांग से बातें करता और कह रहा था कि आखिर क्यों मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तो कह रही थी कि तुमने सी को मार डाला और सेरेमनी के अंदर डिज़ास्टर किया, इसलिए। तभी यहाँ पर ढाव पूछता है कि ये सी कौन है। तभी वो कहती है कि अरे वो वही मॉन्स्टर। जिसके बाद फोकस करने के बाद ही हाउ को याद आने लग जाता है कि वो टेलीपोर्ट करके यहाँ पर आ गया था और लास्ट में जब उसे गुस्सा आया था तो उसने उस मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर डाला था। तभी वो मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। मिस यांग भी उसको देख रही थी। अपने हाउ की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और उसकी बॉडी के अंदर भी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। जिसके बाद मिस यांग को तो कुछ भी नहीं समझ आता, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ देखने के लिए मिलता है। हाउ नोटिस करता है कि एक सन का सिंबल उसे देखने के लिए मिला है। तभी वो अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छा फील करने लग जाता है। मिस याओ भी देखती है कि इसके फोरहेड के ऊपर तो एक सिंबल बन रहा है और कह रही थी कि ये तो होली सिंबल है। तभी अपना हाउ कहता है कि होली सिंबल, इसका क्या मतलब है। तभी वो कहती है कि होली सिंबल तो होली सिंबल ही होता है। जिसके बाद वो कहती है कि देखो, अच्छा जो टोटेम मार्क है तुम्हारे फोरहेड के ऊपर यही है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये सनलाइट को एब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन अभी नाइट हो रही है तो इसलिए तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टोटेम वर्क नहीं करेगा। तभी वो कहता है कि सन की पावर, आखिर तुम किस तरीके की बात कर रही हो। और वो तुरंत ही यहाँ पर अपना असल सन बनाता है। तो वो कह रही थी कि हाँ, इसी के बारे में कह रही हूँ। तभी अब अपना हाउ फोकस डालता है और कह रहा था कि ये मार्क तो मुझे उस ओरेकल बोन के ऊपर दिखा था। वेट, डैड ने भी मुझसे यही कहा कि मैं एक सन हूँ, तो इसका क्या मतलब है। मुझे ये तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि खैर जो भी हो, मैं यहाँ पर स्टक होके नहीं रह सकता, मुझे ओल्ड मैन को घर वापस लेके जाना होगा। तभी मिस यांग कहती है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, जल्दी से सो जाओ, कल सुबह सेक्रीफाइस सेरेमनी होने वाली है माउंटेन में डाइटी के लिए।
तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर बैक भी करना होगा फॉरगिवनेस के लिए। तभी यहाँ पर अपना हाउ कहता है कि सेक्रीफाइस, आखिर किस तरीके का सेक्रीफाइस। और इसी के साथ गाइज आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज की सीरीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। सो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले हैं अपनी न्यूली रिलीज सीरीज़ का एपिसोड 2। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था कि जो अपना हीरो जियांग हाओ होता है वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है इस ट्राइब के लोगों के साथ में। और यहाँ पर इन लोगों ने उसको ये भी कहा था कि अब हम कल को तुम्हें डाइटी के सामने ले जाकर सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि तुमने एक बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया है जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अफसोस, जियांग हाओ यहाँ पर फंस चुका था और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर किस तरीके से इस जगह से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि अगर वो इस जगह से नहीं भागा तो बात उसकी जान के ऊपर बन आएगी, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके साथ ही हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अगले दिन ये सारे के सारे लोग अपने जियांग हाओ को सेक्रीफाइस करने के लिए एक जगह पर लेके जा रहे थे। वो सारे के सारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगाह होते हैं अपने हर एक स्टेप से और कह रहे थे कि हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन जियांग यहाँ पर ये सोच रहा था कि अब बस ये लास्ट रोड है और अगर मैं इस बार भी यहाँ से इन लोगों के चुंगल से निकल के नहीं भाग पाया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कभी भी स्केप कर पाऊँगा और ये लोग यकीनन मेरी बलि चढ़ा देंगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हमें इनकी ट्राइब का दूसरा वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था और वो यहाँ पर खड़े होके जियांग का ही वेट कर रहा था। साथ ही वो सारे के सारे डाइटी को प्रसन्न करने के लिए एक अलग तरीके से यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं और बार बार डाइटी का नाम लेकर उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ पर अपना जियांग हाओ कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे लोग हैं, आखिर मैं किस तरीके से एस्केप करूँ। तभी माउंटेन के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करते हुए धीरे धीरे आने लग जाती है अपने जियांग के पास में और उसके बाद वो जियांग की फोरहेड के ऊपर जो मार्क बना हुआ था वो उस मार्क के अंदर ही जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। जियांग को फ़िलहाल नहीं पता था कि आखिर ये एनर्जी किस तरीके की है और वो क्यों जाके उसके फोरहेड के अंदर समा गई है। फ़िलहाल तो वो यही सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस यूए उससे कह रही थी कि वैसे इन ट्राइब के कपड़ों में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मतलब कि तुम जच रहे हो इन कपड़ों के अंदर, वैसे तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं। तभी जियांग कह रहा होता है कि अच्छा सूट कर रहे हैं, फिर भी तो देखो तो सही, तुम लोग मुझे सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर जा रहे हो, क्या सच में इस बात की कोई तुक बनती है। तभी जियांग की सारी बातें सुनने के बाद मिस वे चुप हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी क्या ही कह सकती थी। वो खुद भी अपने ट्राइब के लोगों के आगे मजबूर होती है और उसका इन सारी ही चीज़ों के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी यहाँ से जियांग अब आसपास के रोड को देखने लग जाता है। जियांग को समझ में आ गया था कि बस अब ये लास्ट मौका है उसके पास, इसलिए तभी जैसे ही वो रोड को देख रहा था भागने के लिए, तभी ट्राइब के लोग इस चीज़ को भांप लेते हैं और उससे कह रहे थे कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा सोचना भी मत। तभी जियांग को नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह मौजूद हैं, जो कि कुछ सूखे हुए पत्ते भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जियांग के पास में सन की पावर थी और सन का एलिमेंट होता है बर्निंग यानी कि फायर। तो वो यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ फायर की ट्रेसेस को छोड़ने लग जाता है। अब वो ट्रेसेस जो थे वो ऑब्वियस सी बात है कि इस घास के अंदर जाके धीरे धीरे करके आग पकड़ रहे होते हैं। जियांग तो यहाँ पीछे फायर फेंकता जा रहा था। ट्राइब के लोग भी इस बात को नोटिस नहीं करते कि जियांग यहाँ पर कुछ कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली इस काम को कर देता है। जिसके बाद जियांग पलट कर देखता और कह रहा था कि अरे वो देखो वहाँ तो आग लग चुकी है। जिसके बाद सारे ही लोग यहाँ पर हैरान थे और सभी की नज़रें यहाँ पर फायर के ऊपर पड़ जाती हैं और वो सब समझ जाते हैं कि तो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अगर ये आग यहाँ पर फैल गई तो पूरा का पूरा जगह ही यहाँ पर सर्वनाश हो सकती है। तो वो सारे के सारे अब जियांग के ऊपर से अपनी अटेंशन हटा के सीरियसली शिफ्ट कर देते हैं इस फायर के ऊपर, क्योंकि इस फायर का फैलना मतलब कि उनके ट्राइब के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन का आना है। जियांग समझ गया था कि मौका अच्छा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा।
इसलिए वो प्रेफर करता है कि अब यहाँ से भाग लिया जाए। वो तुरंत ही आगे को भागता है और कुछ और जगह फायर लगा देता है, जिससे कि पूरे तरीके से एक सर्कल टाइप ही यहाँ बन गया था। और अब यहाँ पर जियांग मिस हुए को भी कहता है कि मिस हुए ज़रा वहाँ देखो, आग लग रही है। तभी यहाँ पर सारे के सारे लोग अब वहाँ से ही भागने लग जाते हैं, जैसे कि एक पूरे सर्कल के अंदर वो आ गए थे। तभी यहाँ पर जियांग हंसता है और खिलखिलाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ से जियांग भाग जाता है। मिस यूए नोटिस करती है कि जियांग ने तो इन सभी को बहुत ही बुरे तरीके से फंसा दिया है और चकमा देकर यहाँ से भाग रहा है। तभी वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है और कह रही थी कि 1 मिनट रुको, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद वो जियांग के ऊपर हमला भी करती है और आगे बढ़ते हुए वो एक ट्री के ऊपर हिट कर देती है, क्योंकि जियांग तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से हट ही गया था और वो अपने मूव्स में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी ट्री ही टूट कर गिर चुकी थी, क्योंकि मिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। जिसके बाद जियांग इस चीज़ को देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि पहली बात तो ये है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हारी जान बचाई, उसके बावजूद तुम मेरे साथ ये कर रही हो। तभी वो कहती है कि देखो, तुम्हें यहाँ से मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ऑल्सो मैं एक फर्स्ट रैंक की टोटेम वॉरियर हूँ, तो मैं फ़िलहाल तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। तभी यहाँ पर जियांग को ये शब्द कुछ नया सा लगता है और वो कह रहा था कि टोटेम वॉरियर वो क्या होता है। तभी वो कहने लगी थी कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक टोटेम वॉरियर जो होता है उसके पास में उसकी बॉडी के अंदर कुछ पावर होती हैं और वो उन्हीं पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट करते हैं। हालांकि वो इतने पावरफुल नहीं होते जितने कि क्योंकि तुम एक अकल्टिस्ट हो और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम्हारी पावर के सामने मेरी पावर अभी थोड़ी कमज़ोर है। तभी यहाँ पर जियांग कह रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तभी वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मिस यूए तुरंत ही अपने पैर को हिट करती है, जिससे कि ग्राउंड थोड़ा सा फटने लगा था। जिसे देखने के बाद अभी वो हैरान हो जाता और कहता कि ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से फिर। और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी यहाँ पर वो दूसरा वाला अकल्टिस्ट आ जाता है, जो कि कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि किंगलैंड ट्राइब के अंदर तुम कैसे भी आओगे जाओगे और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा? यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से नहीं आए और ना ही हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जाने देंगे। तभी यहाँ पर अपना जियांग उसे कह रहा था, तो क्या आप भी एक अकल्टिस्ट ही हैं? तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ मैं हूँ। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? तभी वो कह रहा होता है, तो क्या तुमने एक मिडिल एज मैन को देखा है जो कि देखने में कुछ मेरी तरह ही लगता है, उसका नाम जियान युआन क्याओ है। और यहाँ पर कह रहा होता है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर भी है, आपने तो उसको देखा ही होगा। तभी यहाँ पर मिस यूए भी इसके बारे में सोचने लग जाती है और एल्डर भी इसके बारे में सोचने लगा था और पूछ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चले गए, आपको ज़रूर से पता होगा, ज़रा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालिए मिस्टर। जैसे ही यहाँ पर ये एल्डर इसके बारे में सोचने लगे थे, तभी जियांग एक बार फिर से इन्हें चकमा देता है और वहाँ से उड़न छू हो गया था। तभी वो गुस्सा हो जाता और कह रहे थे कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम कहीं भी चले जाओ। तभी यहाँ पर जियांग कह रहा होता है कि अंकल, अब तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ आपकी पकड़ से बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन तभी वो अपनी स्टिक को हिट करते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिसके बाद आसपास से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल रूट्स आने लगी थी जो कि जियांग को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन अफसोस जियांग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, वो काफ़ी कोशिश कर रहा था। अल्टीमेटली वो एक केज के अंदर फंस जाता है, जिसके बाहर निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी ट्राइब के कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। जियांग अपनी सन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पंच से हिट करता है और उसके बाद इस केज को थोड़ा थोड़ा करके वो तोड़ने में कामयाब हो गया था। रूट्स अभी भी वहीं मौजूद होती हैं और बाकी सारे लोग अभी दूसरी साइड खड़े थे। तभी जियांग कहता है कि अब तुम देखो, मैं अपना पावरफुल मूव तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तैयार हो जाओ सारे के सारे। तभी सारे के सारे डर जाते हैं, लेकिन जियांग उनको फिर से चकमा दे के वहाँ से उड़न छू हो जाता है। जिसके बाद अब ओल्डर मैन कहते हैं कि क्या यहाँ पर रुकने से तुम्हारा कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं ना, तो जाओ जाकर उसको पकड़ो। तभी सारे के सारे लोग जियांग के पीछे भाग गए थे और यहाँ पर एल्डर मैन भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट फायर की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तभी वो कहने लग जाते हैं कि जल्दी से जाके इसे पकड़ लो, डायटी के सामने मैं इसे पेश करने वाला हूँ। लेकिन सारे ही लोग फायर से डर रहे थे। तभी मिस यूए ही वहाँ से भाग रही होती है और कह रही थी कि वापस आ जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो और जिस जगह पर तुम भाग रहे हो वो एक फॉरबिडन एरिया है। लेकिन फिर भी जियांग वहाँ से भाग जाता है। मिस यूए भी कुछ सोचती है और फिर उसके बाद कह रही थी कि डायटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ जा रही हूँ किसी को पकड़ने के लिए, मेरी इंटेंशन आपको बुरा हर्ट करने की नहीं है। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है।
अपने जियांग को पकड़ने के लिए। जियांग वहाँ से भागता भागता काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाता है। उसे अपने आसपास काफ़ी सारा फोग नज़र आ रहा था, लेकिन तभी वो सामने नोटिस करता है कि यहाँ पर तो एक ट्री है जिसके अंदर एक 5 कलर का पीच ब्लॉसम भी लगा हुआ है। तो जियांग भला कहाँ ही रह सकता था। जियांग ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है उस बुक से, जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि मल्टी कलर पीच ब्लॉसम जो है वो इमोर्टैलिटी को गेन करने में हेल्प कर सकता है। तो जियांग बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाता, वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर वो ट्री के ऊपर क्लिम करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था इस फ्रूट को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये फ्रूट ऑफ इमोर्टैलिटी है। लेकिन जियांग इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि जिस ट्री के ऊपर वो चढ़ रहा है उसके आसपास जो थोड़ा बहुत वाटर मौजूद है, उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ड्रैगन मौजूद है। जैसे ही जियांग उस फ्रूट के पास जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पर तो ब्लड जांग मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा ड्रैगन है और इसके बारे में वो पहले भी पढ़ चुका है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गिर जाता है जब वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जियांग इस फ्रूट को उठाता है, वहाँ से भागने लगा था। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और साथ ही अपने वाटर का एक बैरियर भी लगा दिया है। लेकिन जियांग वहाँ से तुरंत ही निकलता है और कह रहा था कि मुझे पता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि मेरे हाथ में पीच ब्लॉसम जो है वो तुरंत ही वहाँ से देख रहा होता है। लेकिन पीछे से मिस यूए भी आ जाती है। इतनी देर में ड्रैगन ने अटैक कर दिया था, लेकिन मिस यूए उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि ये ड्रैगन काफ़ी पावरफुल था तो मिस यूए को ही पीछे फेंक देता है, जिसके बाद उसको काफ़ी हर्ट होता है। जियांग उसके पास आ गया था और कह रहा था कि तुम ठीक तो हो। तभी वो कहने लगी थी कि पीछे हट जाओ। जिसके बाद जियांग कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों करती हो। तभी वो कहने लगी थी कि असल में बात यह है कि मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस के लिए यहाँ से लेकर जाना है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर हमारी ट्राइब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी मिस यूए कहती है कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा ड्रैगन है। तभी यहाँ पर अपना जियांग कहता है कि असल में ये ब्लड जियाओ है, और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जियांग अपने घर पर था और तब उसने बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ा था और कह रहा होता है कि मैंने ओल्ड मैन के नोट्स के अंदर इसको देखा था। तभी यहाँ पर मिस यूए कहती है कि छोड़ो इन सभी बातों को, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और कह रही होती है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिसके बाद जैसे ही वो ड्रैगन गुस्सा करते हुए आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पर मिस जियांग तुरंत ही उसको अपनी किक से हिट करती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही है क्योंकि तुम एक ऑक्यूलिस्ट हो। और उसके बाद तुरंत ही कह रही होती है कि चलो भाई जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर इस ड्रैगन ने अपनी पावर को जमा करते हुए मिस यूए के ऊपर अटैक कर दिया था और वो बैडली इंजर्ड भी हो जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जियांग को गुस्सा भी आने लगा था और वो तुरंत ही आने लग जाता है सीओ की तरफ को, और साथ ही ड्रैगन जो था वो दूसरी तरफ फ्रूट के पास जाता है और फ्रूट के पास जाते ही उसे वो कवर कर लेता है अपनी टेल वगैरह से, और अब उसके ऊपर एक शील्ड बना के उसे अपने पास में रख के देखने लगा था। साथ ही वो चिल्लाता भी है जियांग के ऊपर। तभी यहाँ पर मिस यूए भी कहती है कि चलो इसे इसका फ्रूट मिल गया, अब हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन जियांग को तो पंगे लेने की आदत सी पड़ चुकी है। वो ये कहने लग जाता है कि जब तक मैं अब इसको सबक नहीं सिखाऊंगा मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि बात फ्रूट की नहीं है लेकिन इसने अब लड़की के ऊपर अटैक किया है तो अब मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। वो भागते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही यहाँ पर ये ड्रैगन इस फ्रूट को खाने वाला था तभी वो ऑन द स्पॉट आके उस फ्रूट को एक बार फिर से चुरा लेता है, जिससे कि अब इस ड्रैगन का गुस्सा अपनी सीमा से बाहर हो चुका था। वो वहाँ से काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ता है। जियांग भी कुछ कम नहीं था, वो कभी इधर उधर फुदकते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। ड्रैगन चिल्लाता है क्योंकि उसे उसका फ्रूट किसी भी हालत में चाहिए है। दोनों ही काफ़ी थक चुके होते हैं। जियांग भी वहीं साइड में आके खड़ा हो चुका था और कह रहा था कि तुम्हें ये फ्रूट चाहिए ना, है ना। जिसके बाद वो तुरंत ही उस फ्रूट को खा लेता है और वो फ्रूट ऑफ इमोर्टैलिटी उसके सोलो करते ही उसको ढेर सारी पावर प्रोवाइड करता है। जिसके बाद उसके आसपास ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इकट्ठा होने लग जाती है, जो कि अब जियांग को पावर देती है। साथ ही उसके फोरहेड के ऊपर जो सिंबल था वो भी ग्लो करने लग जाता है। लेकिन अब इस बात से ये ड्रैगन बहुत बहुत ज़्यादा भड़क चुका था, क्योंकि फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो फ्रूट ही यहाँ पर जियांग खा गया। जिसके बाद अब वो अपने गुस्से की सीमा का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही ढेर सारी वाटर की लेयर बनाते हुए उसे फेंक देता है जियांग की तरफ को। जियांग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और वो ऐसा नोटिस करता है कि हाँ उसे अब काफ़ी ज़्यादा और पावर मिल गई है। इस ड्रैगन के ऊपर एक सिंबल अपीयर होता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और अब यहाँ पर मिस यूए कहती है कि इसके ऊपर जो टोटेम था वो
वो ग्लो करने लगा है, थोड़ा केयरफुल रहना। तभी यहाँ पर जियांग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर जियांग भी अपने स्पिरिचुअल पंच के थ्रू उसको मारता है। साथ ही जैसे ही ड्रैगन आगे बढ़ता है उसको खाने के लिए तो फिर मिस यूए भी उसको बचाकर पीछे हटा लेती है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू डिटेक्ट करती है और कह रही थी कि इसकी बेली के अंदर इसकी पावर यानी कि इसकी टोटम मौजूद है, तो फिर इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। तभी जियांग कह रहा था कि मैंने तो पहली बार सुना है कि ब्लड जियांग के पास भी ये होता है, तो फिर ठीक है मैं इसे ख़त्म करूँगा। वो भागते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फ्लाई करते हुए उसकी बेली के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है। लगातार वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली उसकी तरफ को अटैक पे अटैक करे जा रहा था, लेकिन जियांग उसके सारे ही अटैक्स को झेलते हुए एक फाइनल अटैक और उसकी बेली के ऊपर करता है, जिसको वो डिवाइन गोल्ड स्पेल कहता है। और वो डिवाइन गोल्ड स्पेल लगते ही इस ड्रैगन का वहीं पर खात्मा हो जाता है और जियांग वहीं आकर खड़ा हो गया था। तभी उस सीनियर को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होता है और बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है, जिसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता और काफ़ी डरा हुआ नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जियांग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थक जाता है इस ड्रैगन को मारने के चक्कर में। मिस यूए भी उसके पास आती है और कह रही थी कि 1 मिनट रुको, तुम्हारी बॉडी पर कुछ है, जो तुम्हारे फोरहेड पर सिंबल है ये तो शाइन कर रहा है, मतलब कि तुम फर्स्ट रैंक पर पहुंच चुके हो। तभी यहाँ पर जियांग खुश हो रहा था और कह रहा था कि क्या सच में मैंने फर्स्ट रैंक को हासिल कर लिया है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। मिस यूए कहती है कि ऑफ कोर्स तुम इनक्रेडिबल हो, वैसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टोटेम्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को हायर रैंक तक लेके जाने के लिए। और साथ ही देखो तो सही तुम्हारी पावर का, इस पावर के सामने ही तो ये ड्रैगन टिक गया है यहाँ पर, तभी तो तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी यहाँ पर जियांग अब लड़की से खुश हो जाता है और कह रहा था कि वैसे मुझे लगता है कि हम दोनों दूसरे के नाम जानने चाहिए, मेरा नाम जियांग है। तभी वो बताती है कि मेरा ट्राइब वाला नेम यिंग है। तभी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे, लेकिन इतनी ही देर में कुछ हलचल होने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें ढेर सारी बीम लाइक लाइट दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद जियांग और मिस यूए काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। हालांकि इसी के साथ गाइस आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपने हीरो ने ख़त्म कर दिया होता है उस सर्वेंट को, और साथ ही यहाँ पर अब वो अभी मिस यांग से बातचीत कर रहा था और कह रहा होता है कि मैंने तो इसे ख़त्म कर डाला है। लेकिन तभी उन्हें दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम लाइक लाइटनिंग भी देखने के लिए मिली थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एक पेड़ के अंदर से निकल के जा रही होती है। दोनों ही भागते हुए जा रहे थे देखने के लिए कि आखिर अब न जाने आगे क्या होगा। तभी यहाँ पर हाउ की नज़र पड़ती है कि यहाँ तो ये जो ट्री है वो पूरी की पूरी ट्री बहुत ही बुरे तरीके से अपने लीफ को छोड़ चुकी है। साथ ही वो यहाँ पर उस वाटर के अंदर जाके समा रही है। इसे देखने के बाद तो हाउ कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन ट्री तो वहाँ पर जाके वाटर के अंदर समा चुकी थी। धीरे धीरे करके यहाँ से वो वाटर भी ख़त्म होने लग जाता है। तभी हाउ देखता है कि यहाँ पर तो किसी लोगों के कपड़ों के पीसीस पड़े हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर हाउ फ़िलहाल इन पीसीस को रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा था और उसे तुरंत ही याद आ जाता है कि ये जो पीसीस उसको मिल रहे हैं असल में यहाँ पर वो तो किसी चीज़ से रेजोनेट कर रहे हैं। वो तुरंत ही मिस यांग की तरफ को ये क्लोथ करता है और कह रहा था कि तुम इसे देखकर बताओ क्या ये तुम्हारी ट्राइब के किसी मेम्बर के हैं। जैसे ही वह इन क्लोथ्स को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और साथ ही एक एक करके वो काफ़ी ज़्यादा पीसीस को उठाने लग जाती है। जिसके बाद वो कुछ ढूंढ रही थी तो उसे वहाँ पर एक ब्रेसलेट नज़र आता है और जैसे ही वो उसको देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी और कह रही थी कि तुमने यहाँ पर माउंटेन के अंदर मौजूद डाइट खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया और उसी की वजह से शायद ये हो रहा है। मिस यांग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी ये सब कुछ देख के और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर भी रही होती है। तभी यहाँ पर अपने हाव को कुछ ना कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था और वो कह रहा होता है कि अच्छा इस जगह पर क्या सच में लेके आया जाता है लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए, क्या इन माउंटेन के अंदर डाइटी मौजूद है। लेकिन ये जगह तो मुझे सेक्रीफाइस वाली जगह बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ तो बस कुछ माउंटेन्स ही मौजूद हैं
इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो सिर्फ क्लोथ मौजूद हैं ये शायद से किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन मिस यांग अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रही होती। साथ ही मन अपना हाव भी यही कह रहा होता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से भाग रहा था और इसी जगह पर आके रुक गया हूँ। जिसके बाद वो मिस यांग को समझाने लगा था और कह रहा होता है कि तुम बस इन सारी की सारी चीज़ों को अजम्पशन मत लगाओ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ ट्रू भी नहीं है कि तुम्हारी ट्राइब के मेंबर इस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। तुम्हें एटलीस्ट इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि असल में अगर तुम डाइटी को आके सेक्रीफाइस कर देते तो शायद से ऐसा ना होता। अब यहाँ पर वो सारी की सारी बातें चुपचाप सुन ही रहा होता है, क्योंकि बेचारा अब कर भी क्या सकता था मिस यांग को समझाने के अलावा। तो उसके बाद मिस यांग भी अब उसके कंधे पे सर रख के रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास में अभी कोई भी नहीं था अपना दुख शेयर करने के लिए। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। अब हम उसी सीनियर को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था और उसको अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि वो सर्वेंट यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है, वो अब मर चुका है और अब वो फ़िलहाल वापस रिवाइव नहीं कर सकता। ये देखने के बाद तो अब यहाँ पर इस सीनियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता और कह रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई है यहाँ पर मेरे बेबी को ख़त्म करने की। जिसने भी किया है मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा रिग्रेट करवाऊंगा इस डिसीज़न के ऊपर। और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। इस बात से ही पता चल जाता है कि सर्वेंट के साथ में उसका बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, जिसकी वजह से उसे दुख हो रहा है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स हैं और ये 2 लोगों के हैं। ये फुटप्रिंट्स किसी और के नहीं बल्कि अपने हाव और मिस यांग के थे। ये लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अपना हाउ से कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि अभी फ़िलहाल अकल्टिस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे, और कह रहा होता है कि अच्छा तो क्या वो अपने सेकंड लेवल पर रीच करने वाला है। सच में वैसे उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। और अब यहाँ पर मिस यांग ने उसे काफ़ी कुछ और बताया होता है इसके बारे में। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि देखो मुझे तो लग रहा है बहुत ही बड़ा ख़तरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और तुम भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना और अपना ध्यान भी रखना। जैसे ही यहाँ पर मिस यांग ये बात सुनती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी इम्प्रेस हो चुकी थी और कह रही होती है कि अच्छा तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन निकले और काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ रही होती है। जिसके बाद हाव कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ इसको सुनने के बाद। और कह रहा होता है कि मिस यिंग क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम एक बनी की तरह लगती हो। वो ये सुन ही रही थी, लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक प्लांट वहाँ पर आता है जो कि उसको अपने पास खींच के चला गया था और वहाँ पे पर्पल ऑरा भी फैल रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस यिंग समझ जाती है कि करनी धरनी किसकी है। जिसके बाद यहाँ पर वो ब्रांचेस भी आ जाती हैं और अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शार्प ब्रांच आके ऑलमोस्ट मिस यिंग को मारने ही वाली थी। ये देखकर यहाँ पर अपने हाव को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो विच यहाँ पर आ गया था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है हाव को, क्योंकि अब उसने फाइनली जाके हाव को पकड़ ही लिया है और उसका निशाना मिस यिन भी है। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि इसका मतलब वेले में जो क्लोथ मिले थे वो क्या था, और यहाँ पर कह रही होती है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम ही हो वो ओक्यूलिस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ पर क्या सच में माउंटेन के अंदर कोई डाइटी मौजूद भी है या फिर नहीं। अब वो शक करने लगी होती है इस बंदे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा बिहेव कर रहा है। साथ ही यहाँ पर अब अपनी ट्राइब की लड़की को भी मारने वाला है। तभी यहाँ पर वो अब इस चीज़ को और नहीं छुपाना चाहता था और कह रहा होता है कि इस माउंट तियान माओ के अंदर कोई दूसरा डाइटी नहीं, असल में डाइटी तो मैं ही हूँ। यानी कि वो यहाँ पर अपने हाव को सेक्रीफाइस करवा रहा था खुद के फ़ायदे के लिए, और उसकी अपनी खुद की एक अलग ही दुनिया चल रही होती है जिसके अंदर उसको लग रहा था कि वो यहाँ का डाइटी है। और अब कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डाइटी को ऑफेंड करने की, इवन तुमने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को भी मार डाला है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि मिस यिंग की नेक को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और अब यहाँ पर अटैक करने जा रहा होता है हाव के ऊपर। तभी कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और साथ ही रही बात इस ट्राइब की तो फिर इस ट्राइब के लोगों को भी नहीं
नहीं छोड़ने वाला। तभी हाउ कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम एक ईविल हो। तभी यहाँ पर वो डाइटी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स तुम इसके लिए मुझसे कह रहे हो, और यहाँ पर जिंगलिंग के नाम के ऊपर मैं इस चीज़ को शुरू करता हूँ। और अब यहाँ पर इस माउंट ग्रेट तियानमो की पावर को हासिल करने के लिए अब यहाँ पर मैं तुम्हें सज़ा भी दूंगा क्योंकि तुम गिल्टी हो। जिसके बाद वो अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से निकाल रहा होता है कि ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करता है, और अब वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट को फॉर्म कर लेता है जो कि तुरंत ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए हाउ के ऊपर। तभी हाउ उसके एक अटैक से बच गया था। तो यहाँ पर ये विच कहता है उससे कि आगे बढ़ो और इससे मेरा बदला लो। तभी वो बीस्ट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अब यहाँ पर वो एक बार फिर से हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा था। हाउ अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे फायर अटैक भी इस बीस्ट के ऊपर कर रहा था, लेकिन ये बीस्ट ऑलमोस्ट उसके फेस के पास आके उसको खाने वाला होता है, जिससे कि हाउ खुद के फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हैंड के थ्रू खुद को प्रोटेक्ट करता है। अब ये बीस्ट उसके हाथ को ऑलमोस्ट खाने ही वाला था, लेकिन इस बात से अब हाउ काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुका होता है, और अब वो काफ़ी गुस्से से उसको एक फायर पंच करता है। ये पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि विच भी उसको देख रहा होता है, लेकिन साथ ही बीस्ट तो ख़त्म हो ही गया था। मिस यिंग भी एकदम ही ठीक होती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि असल में ये कोई ओकुलिस्ट है ही नहीं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है जो कि अपने फ़ायदे के लिए ट्राइब के लोगों का यूज़ कर रहा है। तभी वो कहता है कि तुम लोग मेरे सामने बस चीटी हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें नहीं पता कि स्काई की हाईनेस कहाँ तक है। तभी यहाँ पर अपना हाउ कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो और तुमसे कुछ भी अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। तभी ये सुनने के बाद यहाँ पर ये कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम अब मुझे बताओगे कि आखिर क्या करना है मुझे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सर काट डालूंगा, उसके बाद उसको मैं पोर करूंगा एक पोर्ट के अंदर, और फिर तुम्हारे ब्लड को मैं खुशी खुशी पी जाऊंगा। ये सुनने के बाद तो अब हाउ कह रहा होता है कि अच्छा, और तुरंत ही डिवाइन गॉड स्पेल का इस्तेमाल करता है, और अब इस डिवाइन गॉड स्पेल के थ्रू ही वो अटैक करने वाला था। इसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर बॉल को फॉर्म करता है अटैक करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में ये बंदा अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और वो कन्वर्ट हो जाती है किंगलिंग मिस्टिक डियर के अंदर, और उसके बाद वो डियर आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डियर थी, हाउ के अटैक को तो वो सोलो ही कर जाती है। हाउ भी इस चीज़ को देखकर हैरान था कि आखिर ये क्या हो गया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब जो ये डियर था वो तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर आगे बढ़ने लग जाता है। तभी यहाँ पर अपना हाउ भी पूरी कोशिश कर रहा था कि इससे फ़ाइट करी जाए, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि अब इससे फ़ाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर सकता। वो तुरंत ही मिस यिंग को लेके वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन डियर भी उसके पीछे पीछे ही भाग रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर तुरंत ही मिस यिंग को साइड में करता है और इस डियर से आके टकरा गया था, क्योंकि अगर वो मिस यिंग को साइड नहीं करता तो फिर वो डियर दोनों को ही हर्ट कर देता। हालांकि यहाँ पर अच्छा खासा इंजरी भी हो चुकी होती है अपने हाउ को। इवन उसका जो सन वाला मार्क था वो भी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी उसके माउथ से आ रहा था। मिस यिंग तुरंत ही आती है उसके पास पूछने के लिए कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, लेकिन तभी हाउ कह रहा था कि ये जो डियर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और एक बार फिर से उसकी हालत ख़राब होने लगी होती। जिसके बाद मिस यिंग उसको सहारा तो दे ही रही थी, लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है कि आगे बढ़ो, तो उसका डियर आगे बढ़ने लग जाता है मिस यिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी मिस यिंग भी यहाँ पर तैयार हो जाती है हाउ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि हाउ अब फ़िलहाल ज़्यादा वक्त तक यहाँ फ़ाइट नहीं कर सकता, लेकिन हाउ को तो फ़ाइट करनी ही थी। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिर कैसे इसको हराया जा सकता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके फादर ने एक मेथड का इस्तेमाल किया था, और उस मेथड का इस्तेमाल करने के बाद वो एक फायर फिनिक्स को सक्सेसफुली समन कर पाए थे। तो उसके दिमाग में भी ये आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करे। वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसे वो थोड़ा बड़ा भी कर लेता है, और उसके बाद अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए वो अब एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से ड्रैगन को समन करने में कामयाब हो पाया था, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है जस्ट लाइक हाउ, और तुरंत ही जाके उस डियर से टकरा जाता है। और इस बार ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर ओल्ड मैन भी उसे देखकर हैरान होता है और कह रहा था कि तो क्या ये सच में ब्लैक जियाओ टोटेम का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद वो समझ गया था कि हाँ, इसके पास में टोटेम की भी पावर है, और अब वो यहाँ पर अपने डियर की पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिससे कि डियर सप्रेस कर पाए इस ड्रैगन को। लेकिन ड्रैगन तो तुरंत ही यहाँ पर उसको बुरे तरीके से पकड़ लेता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद वो उस डियर को काफ़ी दूर फेंक के मारता है। तभी यहाँ पर
जैसे ही डियर खुद का होश संभालता है तो एक बार फिर से वो डियर को पकड़ता और इतनी तेज़ी के साथ ले जाकर उसे ट्री के साथ में हिट करता है कि यहाँ पर डियर की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो काफ़ी गुस्से से उसे एक बार फिर से खाने को आगे बढ़ रहा था। डियर भी आके उससे टकरा रहा था, तभी वो अपने माउथ के अंदर डियर के हेड को ही पकड़ लेता और उसे ऐसे खेल रहा था जैसे कि कोई फुटबॉल हो। उसके बाद उसको निगल जाता है और ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर वो डियर ख़त्म हो चुकी थी। जिससे कि अपने हाव के पास में आ जाता है वो स्पीयर। वो तुरंत ही उस स्पीयर को तोड़ देता है, जिससे कि अब इस ओल्ड मैन के पास में ज़्यादा पावर नहीं बची थी। और अब यहाँ पर हाव कह रहा होता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। वो गोल्ड स्केल वॉट का इस्तेमाल करता है और अब डिवाइन गोल्ड स्केल को बना लेता है। और अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वो इस ओल्ड मैन को देख रहा था। ओल्ड मैन भी तुरंत ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही हाव उसकी तरफ को देख रहा था वो गायब होके पीछे को आ जाता है और धोखे से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करता है। वो हाव को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद एक किक मारता है उसके स्टमक के अंदर, जिससे कि हाव ज़मीन में जाके धंसने लगा था। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि माय लॉर्ड मुझे पावर ग्रांट करें, और तुरंत ही थंडर बोल्ट को समन करते हुए हाव के ऊपर एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। जिसके बाद यहाँ पर हाव भी यही देख रहा होता है कि ये बंदा तो गिव अप करने के लिए रेडी ही नहीं है। हाव इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, जिसके चलते वो एक बार फिर से एक फॉर्मेशन बनाता है और ये फॉर्मेशन को समन करते हुए वो डिवाइन स्केल वॉर्थ का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अटैक कर देता है स्विच के ऊपर। विच भी अपनी थंडर पावर को इकट्ठा करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है काफ़ी ज़्यादा थंडर को, लेकिन हाव के सामने उसकी पावर अब कम पड़ती नज़र आ रही थी, क्योंकि हाव का ड्रैगन भी तो इतना ज़्यादा गुस्सैल था। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते साथ ही ये ड्रैगन स्नेक उसको ऑलमोस्ट बाइट करके काफ़ी ज़्यादा दूर लेकर जाता है और एक ट्री के अंदर ही धंसा देता है। अब ओल्ड मैन किसी काम का नहीं रहा। वो ड्रैगन स्नेक भी वहाँ से गायब हो जाता है और हाव के फोरहेड के ऊपर जो सिंबल था वो भी वहाँ से डिसअपियर होने लगा था। और हाव अपने हाथ को देख रहा होता है और कह रहा था कि अब ये पावर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सनसेट होने वाला था, जिसकी वजह से हाव अपनी फुल पावर का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता था। तभी मिस यिंग भी उसके पास आके कह रही थी कि तुम ठीक तो हो। तो हाव कह रहा होता है कि हाँ तुम परेशान नहीं हो। जिसके बाद उसकी नज़र इस ओल्ड मैन के ऊपर जाती है, तो ओल्ड मैन के पास में उसे कुछ सामान नज़र आ रहा था। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही डीमन लॉर्ड तुमको छोड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ पावर कहीं को भेज देता है। हाव कह रहा होता है कि डीमन लॉर्ड क्या है। मिस यिंग से भी पूछता है, मिस यिंग को इसके बारे में नहीं पता था। और इसके बाद हाव कह रहा था कि छोड़ो इन सभी बातों को, चलो पहले चेक कर लेते हैं इस ओल्ड मैन के पास है क्या। तो यहाँ पर मिस यिंग कह रही थी कि वो जो लेदर पाउच है वो ले लो। जिसके बाद वो तुरंत ही उस लेदर पाउच को ले लेता है और वो एक स्टोरेज बैग की तरह भी काम कर सकता था। रात का सीन दिखाया जाता है, ये दोनों ही बैठे हुए कुछ खाना पका रहे थे। हाव तो उस फूड को रख लेता है एक पाउच के अंदर, जो कि उसने ओल्ड मैन से हासिल किया था। और अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि असल में मैं अपने फादर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा अगला प्लान क्या है डियर बनी। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि बनी बनी क्या होता है। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि तुम मुझे बार बार बनी बुला रहे हो, आखिर इस बनी का मतलब क्या है। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि असल में बनी का मतलब क्यूट और प्यारा होता है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश थी और कह रही होती है कि अच्छा ये बात है। वैसे तुम्हें पता है मुझे इस जगह से निकल के जाना है शिंगू सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ पर मुझे अपनी ट्राइब के लोग मिल जाएंगे और मैं सोच रही हूँ क्या पता मैं वहाँ पर उनको ढूंढ ही लूँ। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी और कह रही थी कि मैं सच में अपनी ट्राइब के पास में रिटर्न जाना चाहती हूँ। और काफ़ी प्यार भरी नज़रों से हाव को भी देखती है, तो हाव तो बेचारा परेशान नहीं हो जाता और कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर चलो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें वहाँ पर जाना ही है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे खाना वाना खाने लग जाते हैं। हाव कह रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है, असल में मैं शिहो सिटी की तरफ ही जाऊँगा अपने फादर को ढूंढने के लिए। तो फिर वहाँ पर रास्ते में मैं तुम्हें तुम्हारी ट्राइब के पास छोड़ दूँगा। बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। इससे रास्ता भी आसान हो जाएगा और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी मिस यिंग कह रही थी कि हाँ मुझे भी ये ठीक ही लगता है। तो हाव भी इसके बारे में रेडी हो गया था। और गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हाव ने उस मास्टर को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा होता है, जो कि उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उसको ख़त्म करने के बाद उसकी पावर को हासिल करना चाह रहा होता है।
इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें डिज़र्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट एक दूसरे बीस्ट के पीछे पड़ रहा था और यहाँ पर वो उसे ख़त्म करना चाह रहा था। जिसके बाद यहाँ पर हमें वो दूसरा बीस्ट दिखाया जाता है जो कि एक फ़िश जैसा बीस्ट नज़र आ रहा होता है। वैसे वो बीस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से सफ़र करके वही डिज़र्ट के अंदर को धंसता जा रहा था। वैसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर सडनली ये हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही वो बीस्ट इस बार बाहर निकल कर आता है तो वो बीस्ट नहीं बल्कि यहाँ पर उसका स्केलेटन ही वहाँ नज़र आता है। उसकी हड्डियाँ ही बची थी और शायद से उस बीस्ट को वो पहले वाले बीस्ट ने ही खा लिया होता है। जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा ईगल दिखाया जाता है। उस ईगल का नाम गू ईगल था और ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ईगल होता है। उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर तो कोई आ रहा है। जैसे ही वो नोटिस करता है कि यहाँ कोई है और असल में ये ह्यूमंस हैं, तो वो तो तुरंत ही फ्लाई करते हुए उनकी तरफ को आ जाता है, क्योंकि इस गू बीस्ट को ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो उन्हें खाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। फिलहाल तो हाओ और मिस यू दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे, दोनों ही बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर मिस यू कह रही थी कि अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास में ब्लड जाओ टोटियम आर्ट क्या कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास में तो उसकी कोई पावर थी ही नहीं, सडनली तुमने उसका इस्तेमाल कैसे कर लिया। तभी यहाँ पर अपना हाउ भी कंफ्यूज हो जाता है और कह रहा था कि अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं। तभी यहाँ पर मिस यू कहती है कि असल में ये जो ब्लड जाओ टोटेम की पावर होती है वो एक वॉरियर, इसका इस्तेमाल एक वॉरियर ही कर सकता है, लेकिन तुम तो एक तरीके से मैजिशियन हो, तो भला कैसे तुम ब्लड जियाओ की पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वैसे जब मैंने तुमको देखा कि तुम ब्लड जियाओ टोटेम पावर को इस्तेमाल कर पा रहे थे, मैं तो खुद स्टंट हो गई। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाँ अपने हाथ को देखने लग जाता है और कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं एक अकल्टिस्ट हूँ। और यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर एक ड्रैगन साइन बनाता है, जिस साइन को वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं किसी के भी टोटम मार्क को अब से कॉपी कर सकता हूँ, जो कि उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि आगे चल के ये स्किल उसका बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो आराम से बेफिक्र होके बैठा हुआ था। मिस यू भी हंसने लग जाती और वो आगे का रास्ता देख रही थी और यहाँ पर कह रही थी कि वैसे मुझे पता है तुम्हारी आर्ट के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे रैंक 2 का जो ओकल्टिस्ट आर्ट होता है वो क्या होता है, कि सच में वो रैंक 1 के ओकल्टिस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी यहाँ पर मिस यू उससे कह रही होती है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन तभी हमें वो फिश दिखाई जाती है जिसकी स्केलेटन बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर हाउस की स्केलेटन बॉडी को ही देख रहा होता है। तभी मिस यू कह रही थी कि वैसे ये कौन सी जगह है। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। ये सुनने के बाद तो मिस यू उससे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि हम किसी अननोन जगह पर आ चुके हैं और अगर हम यहाँ पर आए हैं तो फिर हो सकता है कि हमारी जान को इससे ख़तरा हो। लेकिन अब फ़िलहाल वो लोग यहाँ आ ही चुके हैं, तो अब फ़िलहाल हाँ उसको शांति देता और कह रहा था कि फादर ने कहा था कि शियोह सिटी जो है वो 10 माइल्स अवे है और वैसे तो हमें सफ़र करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हम लोगों ने वेस्ट की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। हमारी डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमारे करीब होगी। तभी यहाँ पर मिस कह रही होती है कि लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन इतनी ही देर में उस गू ईगल को देखते हैं जो कि अब वहाँ पर साए की तरह मंडराने लग जाता है और यहाँ पर ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को देखने के बाद। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये गू ईगल काफ़ी ज़्यादा गुस्से से इन लोगों की तरफ को ही आगे बढ़ता है। हाओ इस खतरे को पहले ही भांप लेता है, जिसके बाद वो तुरंत ही एक रोप को पकड़ के उसे तुरंत ही खींच देता है, जिससे कि यहाँ पर वो जो फायर का प्रेशर था वो कम हो जाता है और यहाँ पर इनका हॉट बैलून जो था वो तुरंत ही नीचे की तरफ को आने लगा होता है। लेकिन एक बार फिर से वो ईगल आके इनके ऊपर हमला करता है। इससे पहले ये लोग बच पाते, वो तो अब इनके खून का प्यासा हो चुका था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी कर रहा हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस यू को बचाने के लिए हाउ तुरंत ही एक दूसरी रोप को भी खींच देता है, जिससे कि हॉट बलून तुरंत ही नीचे की तरफ को जाए। लेकिन यहाँ पर ये ईगल हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि यहाँ पर वो उस बलून को ही अपने
फिंगर से यहाँ पर स्क्रैच डालता है और यहाँ पर तुरंत ही वो बलून भी फटने लगा होता है, जिसके बाद हाउ को अब गुस्सा आने लगा था और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और इस ईगल के ऊपर लगातार ढेर सारे फायर से हमले करता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब इस ईगल की हालत ख़राब हो चुकी थी और इसे भी गुस्सा होता है हाउ के ऊपर कि आखिर कैसे वो इस जंगल के राजा के ऊपर हमला कर सकता है, जिसके चलते वो तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को अपने विंग्स से कवर करता है और उसके बाद एक बार फिर अग्रेसिवली आगे बढ़ने लगा था। जिसके बाद हाउ को देखता है जो कि मिस यू को देख रहा था। मिस यू भी यहाँ पर कर रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अब समझ जाती है कि इस ईगल से ऐसे नहीं बचा जा सकता और इससे डील करने के लिए हमें अब तो खतरे को मोल लेना ही होगा। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी टोटेम की पावर को एक्टिवेट करते हुए हाउ को तुरंत ही उसके नेक से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए उस ईगल के ऊपर बैठ जाती है। और अब यहाँ पर वो ईगल और भी ज़्यादा बौखलाने लगा था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वो तो पागलों की तरह कभी किसी डायरेक्शन में जा रहा था, कभी किसी डायरेक्शन में। वैसे यहाँ पर कुछ पहाड़ी भी होती है जिससे वो टकराता हुआ जा रहा था और इसी की वजह से आसपास की जगह भी हिलने लगी थी। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और पहाड़ी गिर जाती है इन लोगों के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर मिस यू और हाउ दोनों ही दूर गिरते हैं और उस ईगल का कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ गया है। मिस यू तुरंत ही हाउ के पास आती है और उससे पूछने लगी थी कि आखिर तुमको क्या हो गया है, जिसके बाद वो कह रहा था कि नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं एकदम ही ठीक हूँ, मर्द को कभी भी कुछ नहीं होता। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा कफ भी कर रहा था, जिसके बाद मिस यू हंसने लग जाती है इसकी सारी हरकतों के ऊपर। लेकिन ईगल तो एक बार फिर इनके ऊपर साया बन के आ जाता है हमला करने के लिए। तो अब हाउ भी सोच लेता है कि अब इससे काफ़ी गुस्से से निपटना होगा। उसका ऑक्यूलिस्ट वाला वो जो मार्क था वो तुरंत ही वहाँ चमकने लग जाता है और अब वो काफ़ी गुस्से से एक फिस्ट अटैक उसके ऊपर करता है। हालांकि एक बार फिर वो आगे आ रहा था, लेकिन तभी हाउ कहता है कि देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे विंग्स जो है वो कितने ज़्यादा टफ हैं, या फिर मेरे पास में मेरी जो गोल्ड लाइट की पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी गोल्ड लाइट की पावर का इस्तेमाल करते हुए ईगल के ऊपर हमला करने लग जाता है। ईगल तो अब डर के मारे वहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन तभी हाउ यहाँ पर कुछ नोटिस कर लेता है और इस बार वो एक बार फिर से फोकस करने लगा था और अब वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और यहाँ पर वो ईगल वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। देखने के बाद मिस यू हैरान थी और कह रही थी कि आखिर तुमने ये कैसे कर लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी हाउ अपनी तारीफ सुन के खुश था और कह रहा था कि खैर जो भी हो, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गया होगा, आई होप कि ये सेफ ही रहे। जिसके बाद मिस यू और हाउ दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से केयरफ्री होके जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर अपना हाउ कहने लग जाता है 3, 2, 1 और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से ये जिद्दी ईगल वहां आ चुका था। हाउस को देखकर कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक बार फिर से आने वाले हो, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा इजीली गिव अप नहीं करोगे। और कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें देख ही लेता हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर से एक फॉर्मेशन बनाता है और इस बार वो अपना स्काई स्लैश नाम की एक टेक्निक को भी उसकी तरफ को थ्रो करता है। साथ ही कह रहा था कि देखो ज़रा, मैंने तुम्हें सच में मिमिक कर लिया है, क्योंकि अब अपने हाउ के पीछे उसके विंग्स भी आ चुके थे और अपने फायर विंग्स को दिखाते हुए वो शो ऑफ करते हुए कह रहा होता है कि स्टूपिड, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारे पास ही विंग्स हो सकते हैं। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ को उछल जाता है और यहाँ पर मिस यू से देख के कह रही थी कि सच में तुम्हारे पास में विंग्स हैं, तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद जैसे ही ईगल आगे आ रहा था, तब उससे अपना हाउ अपने तरीके से डील करता है और इस बार वो तुरंत ही स्काई थंडर क्लो का इस्तेमाल करता है, उसकी तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही ईगल उसके ऊपर हमला करने वाला था, वो तुरंत ही वहां से बच निकलता है और उसके बाद आके एक बार फिर से उससे भिड़ जाता है। इवन वो उसके हॉर्न के ऊपर भी हमला करने लगा था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उसका वीक पॉइंट भी वही होता है। हाउ लगातार उसको फिस्ट के थ्रू अटैक करे जा रहा होता है। एक बार तो उसकी टेल को ही पकड़ लेता है, लेकिन ये ईगल भी
भी कुछ कम नहीं था, वो भी हाउ को लगातार टक्कर दे रहा होता है। एक बार तो वो ऑलमोस्ट हाउ की लेग को पकड़ने वाला था, लेकिन हाउ उससे बच जाता है और सामने जाने के बाद वो काफ़ी सारे फायर अटैक्स करता है इस ईगल के ऊपर, जिसके बाद ईगल उससे एक बार फिर से हमला करने लगा था, लेकिन दोनों ही पीछे को हट जाते हैं। हाउ अब तंग आ चुका होता है इस ईगल से और ये ईगल लगातार यहाँ पर कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। हाउ समझ जाता है कि उसकी बॉडी में अब इतनी पावर नहीं बची है और उसे एक बार से ही अब अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, वही बेस्ट रहेगा। जिसके बाद हाउ तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है और यहाँ पर जियाओ फॉर्मेशन नाम की एक फॉर्मेशन से वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ह्यूज ड्रैगन को समन कर लेता है। ये ड्रैगन तुरंत ही पकड़ता है अब इस ईगल को और लगातार इसके अराउंड वो सर्कल बना लेता है अपनी टेल और अपनी फुल बॉडी से और लास्ट में वो उसे बाइट भी कर लेता है। इस ईगल का खेल खत्म हो चुका था, वो वहीं पर गिर जाता है डिजर्ट के अंदर। हाउ की पावर भी खत्म हो चुकी थी, तो अब हाउ भी यहाँ पर बेहोश होने वाला है और वो अनकॉन्शियस होते हुए कह रहा था कि क्या सच में अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर मिस यू आकर उसको बचा लेती है और वो ईगल भी वहीं पर गिर पड़ा था। जिसके बाद यहाँ पर मिस यू हाउ को देख रही थी और थोड़ी परेशान होती है, लेकिन हाउ तुरंत ही यहाँ पर उठ जाता है। तभी मिस यू कह रही थी कि तुमने रैंक 2 के बीस्ट को मारा है, तुम तो वाकई में एक ओक्युलिस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि बनी, तुमने मेरी जान एक बार फिर से बचा ली है। वो उसकी तरफ को आगे ही बढ़ रही थी, लेकिन तेज़ी से भागने की वजह से उसके पैर में कुछ हो चुका होता है। तभी हाउ उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो, तो वो कह रही थी कि हाँ बस ठीक हूँ, थोड़ा पैर मेरा नम हो गया। लेकिन इतनी ही देर में हाउ को उसके फोरहेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होती है, वो चिल्लाने लग जाता है। उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस हो रही थी धीरे धीरे करके। वो एक बार फिर उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है। हाउ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं रैंक 2 का कल्टिस्ट बन गया। जिसके कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। हाउ अब इस ईगल को यहाँ पर अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए बना देता है खाने के लिए, जिसके बाद मिस यू से खाने लग जाती है। उसे काफ़ी टेस्टी भी लगता है और कह रही थी कि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि इसकी लेग के अंदर जो है वो टोटेम की पावर है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिल रही है। हाँ तो यही सोच रहा होता है कि क्या सच में। तभी मिस यू उसको थोड़ा बाइट खिलाती है, लेकिन हाउ को कुछ भी इसके अंदर अनयूजुअल नहीं नज़र आ रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि इसका टेक्सचर तो ओके है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर टोटेम की पावर है। लेकिन एक बार फिर से मिस यू उसको खाने के लिए जा रही थी, तभी कोई पीछे से एक भाला फेंक कर मारता है। हाउ उसको पकड़ लेता है, मिस यू उसको दूर फेंकती है। जिसके बाद काफ़ी सारे लोग हमें दिखाए जाते हैं, ये कुछ अजीब से फेस पे एक आई भी होती है। जिसके बाद यहाँ पर हाउ इन्हें देखकर हैरान था और कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो कह रहे थे कि हम स्पिरिट ट्राइब से आए हैं। अभी यहाँ पर मिस यू को भी कुछ हो रहा था, तभी यहाँ पर अपना हाउ से देख रहा होता है, लेकिन ये बंदा तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपने फोरहेड से कुछ पावर से अटैक कर देता है। हाउ को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो तुरंत इस बंदे के ऊपर अटैक करने लगा था। वो बंदा भी अच्छे खासे से फाइटिंग कर रहा होता है हाउ के साथ में, लेकिन यहाँ पर हाउ को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो लगातार उसको बहुत बुरे तरीके से मारता है। लेकिन इतनी देर में मिस यू के अंदर से काफ़ी पावर निकल रही थी। तभी ये बंदा बता देता है कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़की यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ उसको कुछ बूस्ट करके। जिसके बाद हाउ तुरंत ही रुक जाता और मिस यू को देखते हैं जो कि एकदम ही ठीक हो चुकी थी। हाउ उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी वो कह रही थी कि हाँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं रैंक 2 की वॉरियर भी बन गई हूँ। हाउ यहाँ पर खुश था और इस बंदे मुँह को शुक्रिया अदा करता है इसकी हेल्प के लिए। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि ब्रदर, तो इसका मतलब हम फाइट नहीं कर रहे। तभी यहाँ पर वो कहता है कि नहीं कर रहे हैं, साथ ही इस ईगल को भी अब तुम रख सकते हो। जिसके बाद वो बंदा काफ़ी खुश होता है और अब हमें यहाँ पर स्पिरिट ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद थे और वो मुंह का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही मुंह आता है तभी सारे लोगों को पता चल जाता है कि मुंह यहाँ पर आ गया और वो साथ में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ईगल को भी लेकर आया है। वैसे तो इस ईगल के बारे में सभी को पता था। मिस यू भी पूछ रही थी कि हाउ तुमने वो ईगल उस बंदे को क्यों दे दिया है। तभी हाउ कह रहा था कि चुप हो जाओ। तभी हमें ट्राइब का लीडर दिखाया जाता है, मैं उसके सामने तुरंत आता और कह रहा था कि शी, ये देखो मैं इसको पकड़ के लेकर आ गया हूँ। तभी ये बंदा काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। अब यहाँ पर मुँह तो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है शी को अपने हाउस और कह रहा था कि मेरा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदा है। लेकिन शी तो आके उसको पीटने लग जाता, उसका मुँह पकड़ के दूर को फेंक के मारता है। इसके बाद वो कह रहा था कि क्या सच में तुमने इसको खत्म किया है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मुंह कह रहा होता है कि मैंने इसको मारा है, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और अब मैं डिवाइन सोर्ड को हासिल करूंगा। लेकिन शी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती,
क्योंकि यहाँ पर मुझे सोर्ड को हासिल करने की बात कर रहा है। असल में वो सोर्ड कोई नॉर्मल सोर्ड नहीं है, एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोर्ड है और यहाँ पर सारे ही लोग उसको हासिल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो स्पिरिट कंट्री की जो रूलर सोर्ड होती है किसी नॉर्मल बंदे को नहीं मिलती। इसके लिए यहाँ पर अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है। हालांकि शी जो था वो ऑब्वियसली देखने में भी ज़्यादा पावरफुल ही नज़र आ रहा होता है मुँह से, लेकिन अब मुँह इस ईगल को लेकर आ गया है, जिसके चलते शी काफ़ी कंफ्यूज्ड था और यही सोच रहा होता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन इतनी देर में कोई तो पावर वहाँ पर आती है जो कि उसको पीछे हटा देती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक और अकल्टिस्ट देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसको पे करते हैं। मुँह तो यहाँ पर तुरंत ही कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इस ईगल को पकड़ के लेके आया हूँ, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है, तो इसका मतलब तो यही तो हुआ ना कि मैं शी से भी ज़्यादा पावरफुल हो। तो भला अब आप क्यों यहाँ पर मुझे वो सोर्ड ड्रॉ करने नहीं दे रहे। लेकिन तभी ओकल्टिस्ट यहाँ पर मुस्कुराने लग जाते हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो इस बात को भाप चुके हैं कि मून ने इस ईगल को ख़त्म नहीं किया है। तभी वो कह रहे थे कि मून राइज के बाद ये बात डिसाइड हो जाएगी कि आखिर कौन उस सोर्ड को हासिल कर सकता है, क्योंकि सनराइज के बाद यहाँ पर हम लोग तुम्हारा एक ड्यूल करवाएंगे और जो भी उसके अंदर जीतेगा उस विनर को वो सोर्ड दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद आया होगा। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। हाँ, और मिस यू भी इस बंदे को ही देख रहे थे। लेकिन इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे ट्राइब के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि सभी का एंजॉय करने का समय था और सारे ही लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं ट्राइब की लड़कियों का एक ट्राइब वाला ट्रेडिशनल डांस, और साथ ही ये डांस हमारी रैबिट गर्ल यानी कि मिस यू भी कर रही होती है। मिस यू का प्रदर्शन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी एलिगेंटली डांस कर रही होती है। इवन अपना हाउ भी उसी के डांस को देख रहा था और उसे वो डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा होता है कि आखिर कितने ज़्यादा एलिगेंटली ये परफॉर्म कर रही है। इवन मिस यू अपने चार्म के कुछ फ्लावर वगैरह का भी इस्तेमाल करती है, जिससे कि ट्राइब के लोगों को वो डांस और भी ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। इवन मिस यू को देखते हैं जो कि अपनी टोटेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए मून की तरफ को थोड़ा फ्लाई करते हुए चली जाती है, जिससे कि डांस देखने में और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। तभी यहाँ पर ट्राइब के लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा डांस ये करती है। लेकिन दूसरी तरफ मुँह को दिखाया जाता है जिसका इन सारी ही चीज़ों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था। दरअसल वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हाउस के पास आ जाता और देखना चाह रहा था कि आखिर इसको क्या हो गया है, ये इतना परेशान क्यों है। तभी शी को भी देखते हैं जो कि वहीं पर दूर बैठा हुआ होता है। वो वहाँ पर बैठा हुआ अपना खाना खा रहा था, जिसके बाद हाउ उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम दोनों तो ब्रदर्स हो, तो भला ऐसे इतनी दूर क्यों बैठे हुए हो एक दूसरे से। ये सुनते ही यहाँ पर अपने मुंह को रोना आने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उससे खुद के इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते। तभी हाउ पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ये सोचकर परेशान हो कि तुम इसको हरा ना सकोगे। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन तभी शी वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के हाउ डर के मारे वहाँ से भाग गया था और अब कह रहा होता है कि रैबिट गर्ल तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो, साथ ही तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नज़र आ रही हो। शी मुँह के पास ही आकर बैठ गया था और अब फिलहाल यहाँ पर मुँह भी यही कह रहा होता है कि तुम फिलहाल ये एडमिट कर लो कि तुम मुझसे ज़्यादा वीक हो समझे, और कल को वो जो हमारा सेरेमनी होने वाली है उसके अंदर मैं ही फ़िलहाल आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर उस सोर्ड को भी मैं ही ड्रॉ करने वाला हूँ। हाउ भी इन लोगों की बातें ऐसे ही चुपचाप सुन रहा होता है, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन तभी यहाँ पर शी कह रहा होता है कि देखो, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि यहाँ पर मेरा जाने का वक्त भी होने वाला है, तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि देखो मुझे यहाँ से जाने दो, साथ ही पहले मुझे वो सोर्ड को ड्रॉ करने दो, और तुम उस सोर्ड को ड्रॉ नहीं करो तो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसके बाद मुँह उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन शी उसको ड्रिंक ऑफर करता है और कह रहा था कि तुम और मैं एक ही प्लेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी थोड़े यूजलेस हो, लो ये ड्रिंक पी लो। वो उससे ड्रिंक का वो जार लेके ड्रिंक पीने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना हाव एक जार आकर दे देता है शी को भी उसको पीने के लिए। लेकिन शी नहीं पीता, बल्कि वो मुंह को ही ड्रिंक करते हुए देख रहा होता है। लग रहा था कि वो शायद से जानबूझकर उसको ड्रिंक करवा रहा है। कुछ ही वक्त के अंदर मुंह यहाँ पर बेहोश हो जाता है और अब यहाँ पर हाउ पूछता है कि आखिर तुमने क्या करा है, ये इतना ज़्यादा ड्रंक कैसे हो गया। तभी वो कह रहा होता है कि चलो
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे साथ इसे लेके चलो केव के अंदर। जिसके बाद वो उसे अपने कंधे पर डाल के वहाँ से ले गया था और अभी ट्राइब के सारे ही लोग इन सारी बात उलझे हुए थे कि आखिर कौन सी लड़की ज़्यादा अच्छा डांस कर रही है। तभी शी को देखते हैं जो कि केव की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था। उसके बाद वो बता रहा होता है कि लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि होली सोर्ड जो ड्रॉ करता है वो किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा और साथ ही वाइल्डनेस का मास्टर भी वही बनेगा। तो यहाँ पर वो सोर्ड को ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो जो सोर्ड एल्टर है वो काफ़ी सालों से साइलेंट रहा है क्योंकि उस सोर्ड को कोई हासिल नहीं कर पा रहा। हज़ारों सालों से लोग उस सोर्ड को उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा। इवन यहाँ पर घोस्ट किंगडम के अंदर भी हमारे मास्टर्स ने कोशिश की थी, वो भी ऐसा नहीं कर पाए। इवन जो भी उस होली सोर्ड को उठा रहा है उसके साथ में तो बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाता है। जैसे कि होली सोर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर कोई उसे उठाने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। इवन सोर्ड की वजह से ढेर सारे वॉरियर्स की जान गई है लेकिन अभी तक कोई भी सक्सीड नहीं कर पाया। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को सेक्रीफाइस भी किया है लेकिन इससे ये जो होली सोर्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है क्योंकि डेथ ऑरा को उसने अपने अंदर कंटेन कर लिया। जिसके बाद वो आगे बता रहा होता है कि वैसे इस सोर्ड को हासिल करना काफ़ी सारे लोगों की एक ड्रीम है और साथ ही मैं भी इसे हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर लेवल 5th रैंक का भी वॉरियर इसको हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी हालत ख़राब हो सकती है। तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर मैं एंड मूव ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं लेकिन मूव 5th लेवल पर तो है भी नहीं। तो ज़रा तुम मुझे खुद ही बताओ कि आखिर मूव कैसे उस सोर्ड को हासिल करेगा। और साथ ही अब हमें यहाँ पर ब्रदर शी का असली कंसर्न नज़र आता है। असल में उसे सोर्ड को हासिल करने से कोई लेना देना नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर अपने भाई की यानी कि अपने दोस्त की जान बचाना चाहता है ताकि वो सोर्ड नहीं उठाए। ये सब कुछ सुनने के बाद अब यहाँ पर अपने हाव को समझ आ गया था कि आखिर असल में सारा मकसद है क्या इसको रोकने का। और कह रहा होता है तो क्या सच में ये बात सच ही है, क्या पता ये झूठ हो। लेकिन शी कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये झूठ नहीं है बल्कि वो सोर्ड सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मुंह को देखने के बाद उसका भाई यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पागल समझोगे लेकिन असल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मुंह की डेथ हो जाए और इसी वजह से मैं जाऊँगा और मैं उस सोर्ड को ड्रॉ करूँगा। हालांकि उसे भी पता था कि वो खुद भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं है कि यहाँ पर उस सोर्ड को हासिल कर सके, लेकिन अपने ब्रदर की जान बचाने के लिए वो ये काम करने को भी तैयार था। और कह रहा होता है कि मैंने इसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करवा दी है कि कल सुबह तक इसे बिल्कुल भी होश नहीं आने वाला। तुम इसके दोस्त हो ना, और साथ ही यहाँ पर तुम हमारी ट्राइब को भी हार्म नहीं कर रहे, तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। हाँ, कह रहा होता है कि फेवर, कैसा फेवर। तभी वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इसको घोस्ट कंट्री से बाहर ले जाओ सनराइज से पहले, और इतनी देर में मैं सोर्ड को ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पर ये नहीं रोक पाएगा इन सारी ही चीज़ों को। ये सुनकर तो हाँ कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन क्या पता कोई पहले ही गेस कर ले कि आखिर तुम दोनों ब्रदर के दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद तुम शायद से मुंह को भी यहाँ पर नहीं बचा सको, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद भी इस चीज़ के लिए वो राज़ी नहीं था और कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जा रहा था और कह रहा होता है कि जाओ, वो लड़की तुमको बुला रही है। तो उसके बाद यहाँ पर हाँ फिलहाल चुपचाप ही उसकी बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ मुँह। हालांकि यहाँ पर हमें असली इंटेंशन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्राइब का जो लीडर था वो उसी सोर्ड के पास आ जाता और कह रहा था कि तुम्हारे अंदर ये जो मर्डरस इंटेंट है और जो सारी चीज़ें तुम रोक के रखे हुए हो, मैं इसे पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। आज एक बार फिर एक पर्सन का सेक्रीफाइस होगा और तुम्हारे अंदर का ये जो मर्डरस इंटेंट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। जिसके बाद वो उसके अराउंड चक्कर लगाने लग जाता और कह रहा था कि उसके बाद तुम एक यूज़लेस नाइफ हो जाओगी जो कि किसी भी काम की ना रहेगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, और यहाँ पर अब एक बार फिर से सारे के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे क्योंकि सभी को समझ में आ जाता है कि ट्राइब की जो सेरेमनी है वो शुरू हो गई थी। तो सभी लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। शी वहाँ पर जा रहा होता है, लोग ढोल ताशों से उसको मोटिवेट कर रहे थे जिससे कि वो आगे बढ़े और सोर्ड को ड्रॉ कर ले। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते उसको पीछे से किसी की आवाज़ आने लगती है कि आखिर मुँह कहाँ चला गया है, लेकिन फिर भी
वो आगे जाता है। ट्राइब के लीडर को भी देखते हैं जो कि शी का स्वागत करता है और वो मुंह को देख रहा था। तभी शी उसके जवाब में कह रहा होता है कि मुंह अब नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ से चला गया है। और अब यहाँ पर वो आगे बढ़ता है तो सारे ही लोग उसकी तरफ को देख रहे थे। वो सोर्ड को टच करने ही वाला था लेकिन इतनी देर में मुंह वहाँ आ जाता है और कह रहा था कि तुमसे आखिर किसने कहा है सोर्ड को ड्रॉ करने के लिए, मैं अभी यहाँ पर हूँ। और हाउ मुस्कुराने लग जाता है, मतलब कि हाउ ने जानबूझकर ये ड्रामा रचा है, वो खुद ही उसको नहीं छोड़कर आया। इन दोनों में तो इंस्टेंटली फाइट होने लग जाती और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ लगातार हमला कर रहे थे। मुँह तो यहाँ पर शी के सर पर अटैक करता है जिसके बाद शी भी पलट के उसके ऊपर वार करता है। फिर मुँह उसके ऊपर अटैक करता है और उसे दूर धकेल देता है और अब दोनों के बीच में ही ऐसे ही टक्कर होने लगी थी। और अब यहाँ पर शी कह रहा होता है कि आखिर तुमसे किसने कहा है सब कुछ करने के लिए। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहे थे और यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है मुंह की, क्योंकि ऑब्वियसली मुंह था ही उससे ज़्यादा वीक। जिसके बाद वो हार के वहीं पर गिर जाता है। और अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही छोटे हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर मुंह को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बोन पड़ी हुई है जो कि यहाँ पर शी उठा लेता है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि शी तो एक हम्बल पर्सन था, वो तुरंत ही यहाँ पर उसको उठाकर वो बोन दे देता है। प्रेजेंट में वो उसी बोन को देख रहा था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब मुँह हार चुका था लेकिन फिर भी यहाँ पर यही कह रहा होता है कि ब्रदर वहाँ नहीं जाओ सोर्ड को उठाने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसकी बात नहीं मान रहा था और सोर्ड उठाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हाँ वहाँ और कह रहा था कि रुको ज़रा 1 मिनट और उससे दूर हटा देता है सोर्ड से। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये स्ट्रेंजर क्या कह रहा है। तो वो सभी से कह रहा होता है कि आखिर तुमने अभी तक मुंह को हराया लेकिन मुझे नहीं, तो चलो अब मेरे साथ फाइट करो। ये सुनते ही शी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते, अच्छा ही होगा कि तुम हार मान लो। लेकिन यहाँ पर अपना हाउ फ्लाई करने लग जाता और उसे ही पीठ के पीछे हटा देता है। सारे ही लोग उसे अब एक विज़र्ड समझ रहे थे क्योंकि इससे पहले इन्होंने विंग्स नहीं देखे होते एक ह्यूमन के, और कह रहे थे कि ये बैटल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इन दोनों के बीच में ही फ़ाइट होने लगी थी। सभी लोगों को इस फाइट से आपत्ति हो रही थी है कि आखिर क्यों यहाँ पर एक स्ट्रेंजर फाइट कर रहा है, उसका कोई भी राइट नहीं बनता है इस जगह पर फाइट करने का, तो इसे तो यहाँ से हटा ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी हाउ किसी की नहीं सुन रहा होता, वो लगातार शी को पीटने लग जाता है। अब यहाँ पर इसकी फाइटिंग को देखने के बाद ट्राइब लीडर भी यही कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या गोल्डन क्रोक से बिलोंग करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए शी के मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। फिर तो वो उसको लगातार पीटता ही जा रहा था। उसके ऊपर वो जो उसकी पावर होती है काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी थी, जिसकी वजह से शी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो कुछ अटैक करता भी है जिससे कि यहाँ पर हाउ के मुँह से ब्लड आने लगा था। लेकिन यहाँ पर हाउ कह रहा होता है कि फिर भी ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इस बार वो अपनी पावर को इकट्ठा कर लेता है और अब उस पावर को इकट्ठा करके तुरंत ही एक ड्रैगन समन कर लेता है जो कि यहाँ पर अटैक कर रहा होता है शी के ऊपर। शी भागते भागते उससे बच के जाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ड्रैगन होता है जिससे कि वो ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर सकता था। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि ट्राइब लीडर भी इस चीज़ को गैस कर चुके थे कि अपने हाव के पास में एक से ज़्यादा टोटेम की पावर है, जिससे कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। और यहाँ पर वो लगातार फाइट को भी देख रहे होते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर शी के जीतने के चांसेस अब इम्पॉसिबल हैं। दूसरी तरफ शी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से हाव को हरा दे। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी ब्लैक फ्लेम की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके बाद उसने तुरंत ही यहाँ पर उस ड्रैगन को तरीके से जकड़ लिया होता है। सारे ही लोग देख रहे थे कि न जाने अब क्या होगा, क्योंकि अब ड्रैगन हारता हुआ नज़र आ रहा था उस टोर्नेडो के साथ में। जिसके बाद शी उछलता हुआ ऊपर की तरफ को जाता है अटैक करने के लिए और वो ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसको ख़त्म भी कर डालता है। सारे ही ट्राइब के लोग अब एक चैन की सांस लेते हैं और कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा,
इसने इसको ख़त्म कर डाला है। लेकिन ड्रैगन तो वापस से उठ के शी के ऊपर अटैक कर देता है। शी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो चिल्लाता है, लेकिन ड्रैगन तो तुरंत ही आके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो ढेर सारी ब्लड वॉमिट भी करता है। साथ ही यहाँ पर अब पीछे से हाव भी आ जाता है और अब वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन मुंह उसे रोक लेता है। और मुंह की शक्ल देखने के बाद यहाँ पर जिसके बाद यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि हाव अब इस बैटल को भी जीत चुका था शी को हराकर। और अब ट्राइब के लीडर भी देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। तभी हाव कह रहा होता है कि मैं सोर्ड उठाऊंगा जाके। वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन ट्राइब के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आखिर कोई दूसरा बंदा आखिर कैसे हमारी होली सोर्ड को उठाएगा। वो सभी मना कर रहे होते हैं कि ये लड़का सोर्ड नहीं उठाए, ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन ट्राइब के लीडर अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं और सारे ही लोग अब शांत हो चुके थे। और तभी वो हाउ से कह रहे थे कि सोर्ड को उठा लो, जिसके बाद यहाँ पर मुंह भी उसको चेयर कर रहा होता है कि बहुत बढ़िया ब्रदर, तुम कर सकते हो। लेकिन रैबिट गर्ल थोड़ा डर रही थी और वो ये सोच रही होती है कि क्या सच में हाउ ऐसा कर पाएगा। हाउ को भी देखते हैं जो कि सोर्ड को देख के थोड़ा चिंता में था और सोच रहा होता है कि क्या करना है। लेकिन तभी रैबिट गर्ल की तरफ को देखता है, वो बेचारी डरी हुई थी और मना कर रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, नहीं। लेकिन हाउ उसकी एक नहीं सुनता और तुरंत ही सोर्ड को उठाने लग जाता है। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, सभी लोगों की नज़रें हाउ के ऊपर थी और हाउ ने भी अपनी सारी पावर लगा दी थी। वो सन की पावर को भी अपने अंदर इकट्ठा कर रहा होता है। उसके बाद उसी पावर के थ्रू वो सोर्ड तक के अंदर को वो पावर को टेलीपोर्ट करता है। और अब यहाँ पर वो सोर्ड धीरे धीरे करके मूव भी करने लगी थी। सभी लोगों की धड़कनें रुक चुकी होती हैं ये सीन देखकर। और हाँ, अपनी इतनी ज़्यादा पावर लगा रहा होता है कि धीरे धीरे करके उसके ब्लैक हेयर भी ग्रे हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली सोर्ड को निकालने में कामयाब हो गया। और अब यहाँ पर इस सोर्ड के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग बाहर को निकल जाती है और उसके बाद सभी लोग डर चुके थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यूनिकॉर्न हॉर्स कहीं तो भागता हुआ जा रहा था और उसके पीछे एक जाल कोई बिछा रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। और इसे देखकर वो हॉर्स अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उससे बच निकलता है। वो बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था तो कुछ और लोग उसके पीछे आते हैं और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से इस हॉर्स के आगे एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं। वो देखने में काफ़ी घायल भी नज़र आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था भागते भागते, इसलिए वो यहाँ पर डॉग जैसे दिखने वाले लोग तुरंत ही चारों ही तरफ से आकर खड़े हो चुके थे। वो बेचारा हॉर्स काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी ये लोग कह रहे होते हैं कि जिलियांग एग्जॉस्टेड हो चुका है, हमको इसे पकड़ना होगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहां पर कोई तो अटैक करता है और जिलियांग हॉर्स जैसे ही देखता है यहाँ पर किसी को तो हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़की की छवि जिसका नाम कैनिए शी था। और ये लड़की शायद से एक काफ़ी ज़्यादा मैजिकल पावर को अपने अंदर कंटेन करती है। इस लेडी को देखने के बाद तो यहाँ पर ये हॉर्स भी बेहोश हो चुका था। और साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हमें एक ट्राइब के दिखाए जाते हैं और यहाँ पर सारे ही लोग डॉग फेस टाइप थे देखने में, तो ये ह्यूमन बॉडी के होते हैं, लेकिन बाकी इनका जो फेस था वो एकदम ही अजीब सा डॉग जैसा नज़र आ रहा था। अपना हाव और साथ ही रैबिट गर्ल दोनों ही वहाँ आ जाते हैं। इन्हें देखने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और यहाँ मिसिंग जैसे ही इशारा करती है इन लोगों की तरफ को, तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि अरे देखो ये तो कुछ अजीब से ही लोग हैं, यहाँ पर इनके फेस तो कुछ डॉग जैसे हैं लेकिन बॉडी ह्यूमन की तरह नज़र आ रही है। इन्हें देखने के बाद हाव समझ चुका था और कह रहा होता है कि ये तो कैनीज हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा था और शायद से कैनिए किंगडम ही होगा। जिसके बाद यिंग उसे छोड़ के आगे बढ़ती हुई कह रही थी कि हेलो, और यहाँ पर एक बार फिर से कह रही थी कि डॉग। ये सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता और वो यहाँ पर उसके ऊपर बाग करने लगा था, जिसे देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो भागता हुआ उसके पीछे आता है तो रैबिट गर्ल वहाँ से भागती हुई चली जाती है हाउ के साथ में। और वो लोग काफ़ी गुस्सा भी नज़र आ रहे थे इन दोनों से। हालांकि अभी तक दोनों को ही रीज़न नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों है।
जिस पर हाव कह रहा होता है तो क्या वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तभी यिंग कह रही होती है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई लैंग्वेज बोल पाएंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर चले जाते हैं और कुछ और लोगों को तलाश कर रहे थे जो कि शायद इनकी हेल्प कर सकें। तभी यहाँ पर एक डॉग जैसे फेस वाले बंदे होते हैं जो कि यहाँ पर कुछ अपना काम वगैरह कर रहे थे, लेकिन जैसे यिंग उनकी तरफ को इशारा करती है तो वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से भगा देते हैं डांट कर। जिसके बाद यहाँ पर यिंग कहती है कि मैंने तो अभी कुछ कहा तक नहीं था, फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे ऊपर ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हैं। तभी हाउ को नज़र आते हैं कि दो लोग और हैं जो कि यहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यिंग और साथ ही हाउ दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों भी गुस्सा होने लगे थे और यहाँ पर इनको भगा देते हैं। यिंग एक बार फिर भागते हुए आगे आ रही थी और कह रही थी कि आखिर आप लोग मुझे क्यों यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो, मैं जी लियांग को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर वो लोग थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि साइड में एक और बंदा खड़ा हुआ था और वो इनकी बातें सीक्रेटली सुन रहा होता है। उसे हाव के पास में वो डीमन स्लिंग ब्लेड भी दिखता है, जिसे देखने के बाद वो हंसने लगा था और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है कि अब काफ़ी वक्त हो चुका था और कोई भी इनकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तभी बताने लगा था कि मेरे डैड ने यहाँ पर इन लोगों के बारे में अपने नोट्स के अंदर तो मेंशन किया था, हो सकता है कि शायद ये इसके बारे में ही हो। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अब हमें जी लियांग कहाँ मिलेगा। तभी यहाँ पर हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा था तो क्या तुम जी लियांग बीस्ट को ढूंढ रहे हो। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मेरा नाम कान्ये मू है। जिसके बाद यहाँ पर तुरंत ही मिस यिंग आगे बढ़ती है क्योंकि अब कोई तो आया था इनसे बात करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर हाउ उसको रोक लेता है और कह रहा था कि रुको, यहीं पर रुक जाओ। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि देखो मैं तुम दोनों को भी किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुँचाना चाह रहा, तो प्लीज़ तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए आया हूँ। असल में एक वेनोमस वुमेन है जिसका नाम कान्ये शी है और उसने कैप्चर कर लिया है अपने पैलेस के अंदर जी लियांग को, और मैं तुम्हें यही इन्फॉर्म करने के लिए आया था क्योंकि वो उसे सेक्रीफाइस करने जा रही है। ये सुनने के बाद तो हाउ थोड़ा शॉक्ड भी था, लेकिन तभी उसको हार्ट अटैक हो जाता है एंड इट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक। सो गाइज यहाँ पर उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है उसके हार्ट में, और तभी वो कह रहा होता है लेकिन वो आखिर क्यों उसको सेक्रीफाइस करने के लिए जा रही हो, और आखिर आप क्यों हो और यहाँ पर आप हमको क्यों ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तभी वो कहने लग जाता है असल में मैं यहाँ पर इस कान्ये किंगडम का एक प्रीस्ट हूँ और मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम कान्ये मू है और वो लेडी कान्ये शी है जो कि यहाँ पर रूलर है हमारे किंगडम की। ये सुनने के बाद हाउ कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तो वो करेगी क्या उस हॉर्स के साथ में। तो यहाँ पर ये प्रीस्ट मुंह बता रहा था कि असल में वो यहाँ पर उस जी लियांग की वर्टेलिटी को उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगी और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेगी अपने खुद के लिए। मैंने उसको डिसएग्री किया कि मैं तुम्हारी हेल्प इसके लिए नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। लेकिन इतनी देर में कुछ डॉग जनरल और साथ ही कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि भागते हुए आ रहे थे मिस्टर मू की तरफ। तो वो तुरंत ही डर के मारे छिप जाता है इन लोगों के पीछे और कह रहा होता है कि देखो उसने अपने आदमियों को भी भेज दिया है। तभी यहाँ पर वो जनरल कह रहा होता है कि जाओ जाकर इसको पकड़ लो। तो सारे ही सिपाही चारों ही तरफ से आ जाते हैं, इन दोनों को घेर लेते हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर मू कह रहे थे कि ये जो बंदा है वो चीफ गार्ड है पानू पैलेस का, ये मुझे उसके साथ में ले जाएगा, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। और कह रहा होता है कि इसका नाम कैप्टन हाँ है। जिसके बाद यहाँ पर वो डॉग मैन कह रहा होता है कि अब फिलहाल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और तभी यहाँ पर मिस्टर मू कह रहे थे कि वैसे अगर तुम इसको किसी भी तरीके से अपने साथ कर लो, यानी कि इसे धोखा दे के पैलेस के अंदर एंटर करो, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी। तो हाँ यही कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जी लियांग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कि आप मुझे वहाँ पर लेके चलोगे। तभी यहाँ पर वो कैप्टन कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चैनमू जो है वो अपनी इन ट्रेटर वाली हरकतों के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेगा, और साथ ही जो कॉन्स्पिरेसी चला रहा है मुझे वो भी पता है। तो मैं यहाँ पर इसे इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और आज तुम में से कोई भी यहाँ पर स्केप नहीं कर सकता। ये बात तुम सभी अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। जिसके बाद
फीट को हिट करता है यहाँ पर और उसके बाद एक तुरंत ही फॉर्मेशन वहाँ एक्टिवेट हो गई थी और तभी सारे के सारे कुछ और लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं हेल्प करने के लिए मिस्टर मूकी। लेकिन तभी यहाँ पर वो इस फॉर्मेशन को बना रहा होता और कह रहा था कि जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी उसके साथी भी आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही सभी के ऊपर वो अटैक करने के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर हाउ कह रहा होता है कि आखिर ये लोग इतना ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। हाउ तुरंत ही अपनी अकल्टिस्ट की पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही अपने हैंड को एक फायर हैंड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद वो उसी के थ्रू अब फाइट करने वाला था। और साथ ही यिंग को भी देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे एक बंदे के अटैक को अपनी किक के थ्रू तुरंत ही किक करके पीछे हटाती है। और साथ ही यहाँ पर ये कैप्टन भी इसे देखकर हैरान था, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है और वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ जाकर इसको ख़त्म कर दो और अभी इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। इस फॉर्मेशन को देखने के बाद तो हाउ समझ चुका था कि ये फॉर्मेशन वाकई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम के एक अकल्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। इस वजह से यहाँ पर जब ये लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो हाउ एंड टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो यहाँ पर इन अकल्टिस्ट के बनाए हुए इस फॉर्मेशन को तोड़ने में तो नाकामयाब थे ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये जो बीस्ट आगे बढ़ रहे हैं इनको रोकना भी मुश्किल होता जा रहा था। हाउ एक बीस्ट को खुद भी ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मिस यिंग के पास में जो बीस्ट है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए हाउ अपने पास में रखे हुए उस बीस्ट को पीछे फेंकता है और अब मिस यिंग की भी हेल्प करता है। लेकिन तभी मिस यिंग नोटिस करती है कि जो फॉर्मेशन है ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। साथ ही यहाँ पर ये बीस्ट लगातार आते जा रहे हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बात पे वो परेशान थी। तभी यहाँ पर मिस्टर मू कह रहा होता है कि ये जो फॉर्मेशन है इसी की वजह से ये वॉरियर ऐसे ही लगातार आते जा रहे हैं। जिसके बाद हाउ एंड मिस यिंग दोनों ही फाइट करने लगे होते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये लोग फाइट कर रहे थे। हाउ भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारे के सारे बीस्ट को ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन वो तो यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मिस यिंग तुरंत ही हाउ के पास आती है और कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो। तभी हाउ कह रहा होता है कि नहीं, मेरी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई है और उससे अब ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी उस कैप्टन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ पर खड़ा हुआ था और तभी वो हाउ को देख रहा होता है तो हाउ भी आगे आ रहा था और कह रहा होता है कि अब मुझे इसको सबक सिखाना ही होगा। तुरंत ही यहाँ पर अपने मैजिकल विंग्स को समन करता है और अब इस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा था। जैसे ही वो बीस्ट आगे बढ़ते हैं तभी हाउ एक एक फिस्ट मार के उन सभी को काफ़ी बुरे तरीके से हमला करके ख़त्म कर रहा होता है। तभी इस कैप्टन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपके ऊपर अटैक कर रहा था और कह रहा था कि देखता हूँ कि अब तुम क्या करते हो। तभी हाउ मुस्कुराने लग जाता और उसके चारों ही तरफ वो चक्कर लगाने लगा था। ये बंदा नोटिस भी नहीं कर पाता कि हाउ कहाँ से आ गया है और तुरंत ही यहाँ पर हाउ सभी को बहुत ही बुरे तरीके से पीट डालता है। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और वो फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे लोग उस फॉर्मेशन पे से हट जो चुके थे। तभी हाउ खुश था और कह रहा होता है कि फॉर्मेशन तो मैंने तोड़ डाली है। तभी यहाँ पर वो कैप्टन आगे बढ़ता है हाउ के ऊपर हमला करने के लिए, तो हाउ भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ये देखने के बाद तो अभी फ़िलहाल वो ये कह रहा होता है कि स्ट्रेंजर, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है कि तुम इससे ज़्यादा कुछ कर सको। लेकिन हाउ अपनी स्पीड का एडवांटेज लेते हुए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स कर देता है, जिससे कि वो थोड़ा हर्ट तो हुआ ही था, लेकिन वो कैप्टन जो था वो हाउ को पीछे फेंक देता है। स्केल रेथ को समन करता है, जिससे कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन आ गया था जो कि उस कैप्टन की तरफ को आगे बढ़ता और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड कर चुका था। ये देखने के बाद तो अब यहाँ पर ये जो कैप्टन होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ ईवल एनर्जी आ जाती है। पहले तो वो अपना सर पकड़ने लगा था, लेकिन इवेंचुअली वो यहाँ पर एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर मिस यिंग तो यहाँ पर डर ही चुकी थी और तभी वो कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से खा जाऊँगा। जिसके बाद वो बाकी सारे जो थे वो भी सभी यहाँ पर इविल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए आगे आ रहे होते हैं। लेकिन हाउ कि एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो चुका था वो फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। सबसे पहले तो वो मिस यिंग को बचाता है, क्योंकि उसके अराउंड ढेर सारे लोग आ चुके थे और फिर वो जाता है भिड़ने के लिए इस कैप्टन से। लेकिन इस बार तो वो उस ड्रैगन को पकड़ के पटक पटक के मार रहा होता है। उसके फेस पे ढेर सारे फिस्ट अटैक कर रहा था। इवेंचुअली हाउ यहाँ पर इसको रेसिस्ट नहीं कर पाता और वो यहाँ पर अपनी असल बॉडी के अंदर आ जाता है। तभी
मिस यिंग आके उसको किक मार के पीछे हटाती और हाओ से कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो। तभी हाओ कह रहा था कि मेरे अंदर अब इतनी एनर्जी बची नहीं है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं इससे डील करूँगा। तभी यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड जो थी वो तुरंत ही ग्लो करने लग जाती है। हाओ उसको निकाल लेता, उससे काफ़ी एनर्जी भी फैल रही थी और अब हाओ एक बार फिर से स्लैश अटैक करने वाला था। मिस यिंग कह रही होती कि मत करो ऐसा हाओ, अगर तुम एक बार फिर से इससे अटैक करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन तभी वो बीस्ट यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं तुम दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। लगातार वो हाओ के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी मिस यिंग उसका ध्यान भटकाती है और जैसे ही वो मिस यिंग के सामने आता है मिस यिंग के ऊपर अटैक करने के लिए, तभी यहाँ पर हाओ को एक काफ़ी बेहतरीन मौका मिल चुका था। हाओ तुरंत ही आगे बढ़ता और उसके बाद इस डीमन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि उसके हेड के ऊपर जैसे ही अटैक जाकर हिट होता है तो डिवाइन पावर की वजह से उसकी बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से पहले तो रिएक्ट करती है और फिर उसके बाद वहाँ से डिसअपीयर भी हो गई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाओ जो था वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तभी वो कैप्टन जो था वो एक बार फिर ठीक हो जाता है और अब कह रहा होता है कि मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, आखिर क्या हुआ था। तभी हाओ उसके सामने खड़ा था ना, तो उसके अंदर हाओ से फाइट करने की पावर थी और हाओ कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं एक अकल्टिस्ट हूँ, और एक बार फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी गॉड सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कि यहाँ पर आसपास जितने भी उसके साथी थे वो ठीक हो जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से भाग चुके थे। तभी अब वो अकेला बच्चा था, तो यहाँ पर अब वो सोच रहा होता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता और तुरंत ही मिस्टर मू को देख के वहाँ से भाग जाता और कह रहा था कि इसके लिए तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। जिसके बाद मिस्टर मू तुरंत ही आता और उसे शुक्रिया अदा कर रहा था। तभी मिस यिंग कह रही थी कि चलो जल्दी से, हाँ हमें उसे पकड़ना होगा। तो हाँ कह रहा होता है कि नहीं, हमें उसे नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग अपना डिस्कशन करने लगे थे और तभी मिस्टर मू कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो प्लान बनाया है तुमने सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर